You became the first Indian born woman to become the board member of the community board. क्या करिएगा इतना पढ़ लिख के, घर ही ना संभालेंगी। वसुदेव कुटुंबकम, ये है राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर कि मैं सिर्फ भारत की ही बेटी नहीं हूँ, न्यूजीलैंड की भी हूँ। तो इन सारी चीजों ने सिखाया मुझे कि एक आम जनता, एक छोटी सी सुनीता की आवाज का भी बहुत वैल्यू है। I was asked to work in a team which was feeding into Prime Minister's office, जहाँ मैं हाईएस्ट पोलिंग कैंडिडेट थी। और फिर अभी जो रिसेंट इलेक्शन गया 2025 का, उसमें भी मैं हाईएस्ट पोलिंग कैंडिडेट थी। पॉलिटिक्स हमारी लाइफ को एवरीडे में इम्पैक्ट करती है। मुझे लगता है एक मिनी इंडिया जो है, ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा बचपन। तो मैं ईद, दिवाली, क्रिसमस सब मनाते हुए बड़ी हुई हूँ। मैं उस वक्त आई थी क्राइस्ट चर्च जब दाल भी नहीं मिलती थी, जान पहचान भी नहीं होती थी। मुझे अभी भी याद है जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो हमारे पास कोई नहीं था जिसको हम ये भी बता सकेंगे कि हमारा बच्चा हो। और वहां से है कि पूरा शहर हमारा है। तो मुश्किलें क्यों ज्यादा हैं? वो हैं इसलिए क्योंकि आप औरत हो। नमस्ते, आपका स्वागत है राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स के आज के एपिसोड में, जहां पे हम लेकर आते हैं माइग्रेंट्स की रियल लाइफ और अनफिल्टर्ड कहानियां। आज की हमारी गेस्ट ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि कम्युनिटी के लिए नए रास्ते खोले हैं। एक छोटे शहर से न्यूजीलैंड तक का सफ़र, एजुकेशन से लीडरशिप तक की जर्नी और बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना। चलिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर सुनीता गौतम जी से। डॉक्टर सुनीता, वेलकम टू द शो। इट्स माय प्रिविलेज टू हैव यू विद अस। थैंक यू शाम्पी, हम मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जर्नी टुगेदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बचपन से। आपको अपने छोटेपन की क्या यादें याद हैं? ओह वाओ! बचपन बहुत पुराना हो गया है शायद। छोटेपन मतलब बहुत, जहाँ तक यादें जा सकती हैं अगर याद करूँ तो स्कूल याद आता है, प्राइमरी स्कूल। आज जैसा आपने पहले बोला कि मैं छोटी जगह से आई हूँ, तो हालाँकि वो छोटी जगह भी पूरी दुनिया थी मेरी। तो क्लास 5th, क्लास 6th याद है मुझे। और अमरूद के पेड़ याद हैं, खूब चढ़ा करती थी मैं अमरूद के पेड़ पे। तो मैं शक्ति नगर नाम के एक छोटे से टाउन में पैदा हुई, जो कि यूपी और एमपी के बॉर्डर पे आता है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और क्योंकि वो एनटीपीसी पावर प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, मेरे डैड उसमें काम करते थे, तो मैं वहाँ पैदा हुई। और ऑलमोस्ट प्राइमरी स्कूल्स वहाँ किया। फिर अलग अलग जगह पापा का ट्रांसफ़र हुआ थ्रू आउट इंडिया, तो वहाँ उनके साथ गई। और फाइनली अपना स्कूल ख़त्म किया जस्ट यूपी एमपी के ही बॉर्डर पे, अनदर प्लांट ऑफ एनटीपीसी, जिसको हम विंध्यनगर बोलते हैं या विंध्याचल। तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी अंटिल ग्रेजुएशन। तो बचपन अच्छा था, एक अपनी दुनिया में रहते थे क्योंकि हम एक कॉलोनी एनवायरनमेंट में पले बड़े हुए। तो हमको लगता था सारा दुनिया एक ही जैसा है। तो हमारे पास साउथ के भी लोग होते थे, नॉर्थ के भी लोग होते थे, ईस्ट के भी लोग होते थे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग होते थे। और हम, मुझे लगता है एक मिनी इंडिया जो है, ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा बचपन। तो मैं ईद, दिवाली, क्रिसमस सब मनाते हुए बड़ी हुई हूँ। मैं आपसे पूछने जा रही थी कि आप स्टूडियस स्टूडेंट थे या फिर शरारती? पर शायद शरारती, आपने बोला अमरूद के पेड़ पे चढ़ती थी। शरारती का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना अगर आज मैं पलट के देखती हूँ तो मुझे ये ज़रूर समझ में आता है कि मैं ना यारों की यार थी यार। मुझे ना दोस्त बड़े पसंद थे और आज भी ऐसी ही हूँ। अपने दोस्तों के लिए मर मिट जाने का जज़्बा होता था। बड़ी डाँटें खाई हैं, थोड़े 1 आध 2 थप्पड़ भी खाए हैं पिताजी से दोस्तों का साथ देने के लिए। बट आई वाज़ ऑलवेज़ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। तो और ग्रुप में अगर 5 या 8 जने हैं तो उनका मेरे से अच्छा रहा है हमेशा, और मेरे थ्रू उनके कनेक्शंस बने हैं। तो शरारतें ऐसी कोई बड़ी ख़ास तो नहीं की, किसी को परेशान करने वाली शरारतें नहीं की हैं, लेकिन बचपन में जो छोटे-छोटे अनसेड रूल्स होते हैं ना, ख़ास करके ग्रोइंग अप बीइंग अ गर्ल इन अ स्मॉलर टाउन, उनको तोड़ने में मज़ा आता था। जहाँ बहुत हार्मलेस टाइप के होते थे बैरियर्स। तो अम, ऐसी बचपन की शरारतें ही हैं, ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है। ओके।
तो जैसे आपने बोला बीइंग अ गर्ल इन अ स्मॉल टाउन, मैं थोड़ी उस पे बात करना चाहूँगी। जनरली उस टाइम पे हम बात कर रहे हुँ। हैं 90s 80s की, 90s 80s 1990s की इंडिया में, खासकर उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में। तो उस टाइम पे जनरली लड़कियों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवनेस नहीं थी। ये था कि हाँ, 12th कराना है या ग्रेजुएशन कराना है और फिर शादी करा देनी है। ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी को पढ़ना होता था तो बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था पढ़ाई को लेकर? एकदम दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने एकदम स्टार्टिंग में यहाँ। ठीक बोला आपने 1980s बॉर्न रही हूँ मैं और देखिए जहाँ अब पलट के क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं ज़्यादा, उस उम्र में शायद नहीं इतना समझता था। तो मैं ये ज़रूर समझ सकती हूँ कि जैसे हमारी मेरी मदर रही हैं, मैं उनका जो जनरेशन रहा है, मैंने ये देखा कि वहाँ एजुकेशन था ही नहीं। तो हमारे जनरेशन में एजुकेशन आया तो बट एजुकेशन का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसको वैल्यू नहीं दी गई क्योंकि जो उस वक्त का समाज रहा वो यही समझता रहा कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ाई से आता है लेकिन वो कंट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी लड़कों की होती है। तो इसलिए लड़की का पढ़ना वाज गुड इनफ क्योंकि एक अच्छा लड़का मिल जाएगा आपको लेकिन आप पढ़ करके करियर बनाओगी इतनी सोच नहीं थी किसी की। तो मैं भी ऐसे ही परिवार से आती हूँ जहाँ कभी अम, मतलब एक होता है ना गर्ल चाइल्ड है तो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो शादी होगी। तो सब कुछ उस शादी के अराउंड ही रहा है। ये ऐसे मत दिखो शादी के बाद करना, यहाँ मत जाओ शादी के बाद करना, ये मत पहनो शादी के बाद करना, ये मत बोलो शादी के बाद करना। तो द होल लाइफ वाज काइंड ऑफ जस्ट पुशिंग टूवर्ड्स कि शादी। तो शादी-शादी इतना ज़्यादा हो गया शादी-शादी कि आप कहीं न कहीं थोड़े रिज़ेंटमेंट में आ जाते हो शायद, अननोइंगली आ जाते हो। तो मेरा भी यही रहा क्लास 10th किया, उसके बाद जब 11th में एडमिशन लेने की बारी आई तो मुझे कॉमर्स पढ़ना था। और क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ या तो मेरी बुआएं या चाचियाँ उन्होंने हाई स्कूल करा इंटरमीडिएट किया और उसके बाद पढ़ाई नहीं कंटिन्यू की या तो फिर वो पढ़े लिखे ही नहीं थे मतलब एजुकेशनली नहीं पढ़े लिखे थे। जो भी जितने आदमी थे मैक्सिमम मेरे घर के वो सारे के सारे इंजीनियरिंग की तरफ थे। तो ज़्यादा कहते हैं ना खुद के फैमिली में भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो या तो आप डॉक्टर बनोगे या तो आप इंजीनियर बनोगे, वो टिपिकल हिंदुस्तानी परिवार का जो माइंडसेट होता है। तो मैंने बोला कि मुझे तो कॉमर्स पढ़ना है। तो मेरे पिताजी का एक ही सवाल होता था, कोई भी चीज़ लेके जाओ आप उनके पास कि ये पढ़ना है, तो इसको पढ़ के क्या करोगी? ये बोलते थे, क्या बनोगी? तो व्हिच वाज़ फेयर क्वेश्चन क्योंकि उनके सामने जो एग्ज़ाम्पल्स थे वो डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स यही थे। उसके अलावा क्या होता है पता नहीं है। तो मैं तब सोचती थी कि अच्छा कॉमर्स पढ़ के ना बैंक में नौकरी करेंगे। ये ही समझ आता था उस वक़्त। तो जब जिस ज़माने में मैं कॉमर्स पढ़ने गई तो आई एम टेलिंग यू अबाउट 1996 95 में मैंने 10th किया था। तो उस वक़्त पहली बात तो छोटे शहर में कॉमर्स ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं थे और अगर वो पढ़ते थे तो लड़के होते थे। अगेन सेम स्टीरियोटाइप क्योंकि मनी की नॉलेज तो लड़कों को ही होती है ना, लड़कियों को क्या पता। तो मुझे ज़िंदगी में एक चीज़ है अगर मुझे कोई ये कह देता है ना कि ये तुम नहीं कर सकती हो और नहीं करना है, तो मेरे शरीर का एक-एक फाइबर कहता है कि अब तो ये कर ही लेना है सुनीता। तो वो जो रेज़िलियंस है शायद मुझे बचपन से बिल्ड होती आ रही थी मेरे अंदर। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे तो कॉमर्स ही पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है जी कॉमर्स? क्योंकि मुझे पैसे के बारे में सीखना है। और उस 14-15 साल की उम्र में भी कहीं न कहीं ज़िंदगी ने ये समझा दिया था कि पैसा पावर है। और पावर से मेरा मतलब डोमिनेटिंग नहीं कह रही हूँ, पावर से मतलब है अपने ओपिनियन रखने का पावर है। आपकी बात सुनी जाएगी। तो मैंने पढ़ाई करी कॉमर्स की और अच्छी पढ़ाई करी। इनफैक्ट मज़ा आने लगा पढ़ने में क्योंकि चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लगी। तो 11th 12th ख़त्म किया और फिर ग्रेजुएशन की बारी आई। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो नहीं दिया होगा और इनफैक्ट ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ एडमिशन भी नहीं मिला होगा। बट गुड ओल्ड इमोशनल ड्रामा ऑफ द फैमिली, कहाँ जाओगी, कितनी दूर रहोगी एंड सो ऑन। एंड आई बिलीव बहुत सारी औरतें रिलेट करेंगी इस बातों से। मैं भी अब रिलेट कर सकती हूँ। मेरी बेबी बच्ची है जो बाहर पढ़ती है तो पेरेंट्स के मन में क्या क्या चीज़ें रहती होंगी उस ज़माने में। खास करके सेफ्टी वाज अ बिगेस्ट कंसर्न। तो मैंने जहाँ मैं रहती थी मैंने वहीं से ही ग्रेजुएशन करी। और
ग्रेजुएशन की भी अपनी कहानी है। आप छोटे कस्बे में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप तो पढ़ने जा रहे हो, लेकिन जो पढ़ाने वाले भी हैं उनकी सोच भी बहुत लिमिटेड है। तो इनफैक्ट अगर 2 सवाल से तीसरा सवाल पूछ लिया तो एक हमारे लेक्चरर होते थे, कहते थे, "क्या करिएगा इतना पढ़ लिख के, घर ही ना सँभालेंगी?" तो म मतलब आप कहते हैं ना, आपकी सोच को चैनल भी नहीं मिल रहा है कि कम से कम सपने तो बड़े देख लो। तो मुझे याद है उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म होते-होते तक मुझे घर में शादी की भी बातें होती थी, तो मैं डर जाती थी। मुझे लगता था उस वक़्त कि शादी हो गई मतलब लाइफ़ खत्म हो जाएगी। अम, क्योंकि कोई एग्ज़ाम्पल भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट आस-पास, जो ये कहे कि नहीं सोच गलत है। तो ग्रेजुएशन ख़त्म करते-करते मुझे कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट करना चाहती थी। तो इनफैक्ट जहाँ से मैंने पढ़ाई करी, सीधी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा-सा एफ़िलिएटेड कॉलेज, वहाँ पे लोग मज़ाक उड़ाते थे, "क्या कैट-मैट करती रहती है?" क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बट तो वो कहते हैं ना, लड़ाई की स्पिरिट बहुत जल्दी आ गई मुझे, क्योंकि हर छोटी चीज़ के लिए कहीं न कहीं लड़ना पड़ता था, जो शायद आपका कॉमन ह्यूमन राइट्स है, बट सिचुएशंस वर लाइक दैट। सो आई मैनेज्ड टू गेट थ्रू, और फिर मैंने अपना एमबीए किया लखनऊ से जा कर के। तो या छोटे शहर की एक छोटी-सी लड़की, लेकिन उसके सपने बड़े-बड़े हैं। तो उन बड़े सपनों में क्या सोचा था कि कभी न्यूज़ीलैंड आओगे आप या किसी और विदेश में जाके सेटल होगे? क्या इतने बड़े सपने थे तब? बिल्कुल नहीं थे। न्यूज़ीलैंड का तो नाम भी नहीं सुना था, और विदेश वाज़ नेवर पार्ट ऑफ माय स्कोप। क्योंकि कहते हैं ना, सपने भी आदमी उतने ही देख सकता है जितनी आपके चादर होती है। क्योंकि एक्सपोज़र ही नहीं था, कुछ समझ नहीं थी। हम यहाँ पढ़ाई कर लें, हमको ग्रेजुएशन करने को मिल जाए, यही बड़ी बड़ी बात थी, यही सपना था। जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो लग रहा था एमबीए करने को मिल जाए, यही बहुत बड़ा सपना है। एमबीए करते-करते जब ख़त्म होने के वक़्त आया तो लग रहा था कि यार कहीं नौकरी मिल जाए, क्योंकि क्योंकि मैं ख़ानदान की सबसे बड़ी औलाद ही नहीं, सब लड़की भी हूँ। तो बड़ा सारा जो एक होता है ना अनसेड बोझ मेरे कंधों पे था। क्योंकि अगर एंड मैं अक्सर ये बात मज़ाक में कहती हूँ, बट कहीं न कहीं बहुत सच्चाई है हमारे जनरेशन की औरतों की, कि हम जो हैं वो अनसेड रूल बुक के साथ बहुत रिलेट करते हैं। तो और हमें गुड गर्ल का सिंड्रोम भी है बहुत तगड़ा, क्योंकि सारी जो वो कहते हैं ना भार हमारे कंधों पे दिया गया है। तो अब आप गए हो बाहर, और अगर ज़रा भी सो कॉल्ड ऊँच-नीच हो गई है, व्हिच इज़ अगेन अनडिफाइंड वन, तो आपके पीछे के जो आपकी और बहनें होंगी या कज़िन्स होंगे, उनके रास्ते बंद हो जाएँगे। तो आई ऑलवेज़ हैड दिस इन माय हेड एंड माय हार्ट फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लग उस वक़्त भी ऐसा महसूस होता था कि यार सुनीता, तू ना बिल्कुल चुपचाप सिर झुका के पढ़ाई कर, और पढ़ाई का मतलब है नौकरी मिलना, वो बहुत ज़रूरी था। तो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ एंड आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट एज़ वेल। कई बार ऐसा लगता है कि सेम चीज़ को जिसको ज़्यादा भूख होती है ना, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास लूज़ करने के लिए बहुत कुछ था। मुझे ये था कि अगर नौकरी नहीं मिली, तो शादी, दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग एल्स। नो सपने, नो ओपिनियन, नो चॉइसेस। तो नौकरी मिलना ज़रूरी है। तो मुझे एमबीए में प्लेसमेंट होती थी, तो मुझे उसके थ्रू जॉब मिली। चलिए, इससे पहले कि हम आपकी न्यूज़ीलैंड की जर्नी पर आएँ, एक और बात मैं जानना चाहूँगी और शायद ज़रूरी है आजकल के जनरेशन को समझना, क्योंकि कितना वेरिएशन है जब हम 90s में ग्रो करते थे और आज के ज़माने में। वहाँ पे भी आपने क्या घूँघट का कल्चर देखा है? गाँव गए हैं तो वहाँ घूँघट किया है, इन-लॉज़ के साथ सिर पे पल्ला भी किया है एक वक़्त तक। अब जब अगेन तो क्योंकि कितना आप घूँघट रिफ्लेक्ट रखती थी? यहाँ तक का या यहाँ तक का घूँघट होता था? गाँव में तो यहाँ तक का होता था कि आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन और वो भी मतलब व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट, मतलब अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, गाड़ी से अंदर आ रहे हैं। और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत नहीं रही हूँ शादी के बाद इंडिया में, तो इतना नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक मैंने अपनी मदर को देखा है। मेरी मदर ने तो मुझे लगता है मेरे ग्रेजुएशन तक, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2000s,
तक उन्होंने घूंघट किया है, फुल ऑन घूंघट। शायद मेरे दादाजी ने तो कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा होगा। इत्तेफाक से एक बार उनको दिखा, क्योंकि मम वाज इन हॉस्पिटल एंड मेरे दादाजी आ गए, तो ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल गए उनको देखने के लिए। अब वहाँ हॉस्पिटल में तो आप हॉस्पिटल के गाउन में हो तो वो देख नहीं सकते थे। तो बिल्कुल बिल्कुल देखा मैंने, वो घूंघट का कल्चर देखा। तो देखा मैंने, किया मैंने भी खूब, मैं पल्ला वल्ला किया। अब पलट के देखती हूँ तो क्यों किया, क्योंकि यही पता था करने के लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल, पार्वती, यही देख देख के बड़े हुए हम। हाँ, तो जब जो आइडल बहू की छवि दिखाई गई है आपको, पहले वाली होती थी हमारी मम्मी के टाइम की, तो भाई वो तो मैं तुलसी तेरे आंगन टाइप वाली होती थी, है ना, कि मुंह भी नहीं खोलना है, पलक भी नहीं उठाना है। और हमारे टाइम वाली आई जो कि पढ़ी लिखी है, तो अंग्रेजी भी बोल लेगी जब जरूरत पड़ेगी, मैगी भी बना देगी, और साथ साथ मस्त आलू का पराठा भी बनाना आता होगा। और जो भी हमारे लोकल डायलेक्ट है, जैसे मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो भोजपुरी भी बोल सकती होंगी, विच आई कैन डू इट, एंड और मैंने किया भी है, मैं बोल भी सकती हूँ सारी भाषाएं। गाँव में जाके चूल्हे में भी अगर बर्तन के ऊपर लेप लगा करके खाना बनाना है, वो भी कर सकती है। और माइक्रोवेव माइक्रोवेव तो नहीं होता था हमारे टाइम में, ओटीजी था, आई रिमेम्बर, इट्स लाइक अ लिटिल ग्रिल थिंग, वो भी यूज कर सकती है। तो आई थिंक वो जो समाज वुमन को कंडीशन कर देता है ना कि यू कैन डू इट ऑल, आप, हमारा जनरेशन उसका वो है, क्या बोलते हैं, विक्टिम है। तो मैं भी उन उन जर्नी से गुजरी हूँ, बिल्कुल गुजरी हूँ। ओके। और फिर देखो, जैसे आपने बताया कि दिल्ली जाने का सपना था, पर आप न्यूजीलैंड आ गई शादी के बाद। तो न्यूजीलैंड आते ही पहला इंप्रेशन क्या था न्यूजीलैंड का? तो देखिए, मेरी शादी हुई और उसके 1 महीने बाद ही मैं यहाँ आ गई थी। तो न्यूज़ीलैंड मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे पता चला कि हाँ, जिनसे शादी होने वाली है वो न्यूज़ीलैंड में रहते हैं। तो उस ज़माने में एटलस होता था, व्हिच इज़ अ फोल्डेबल मैप बेसिकली। तो व्हेन फर्स्ट टाइम माय हस्बैंड्स फैमिली केम, हमारे घर आए वो लोग मिलने के लिए। और जब वो बाहर गए, एक लंच, आई बिलीव लंच का टाइम था, लंच करके जैसे ही बाहर गए, मैं और मेरा भाई तुरंत ही अंदर गए और हमने वो एटलस खोला और हमने ऐसा ढूंढना शुरू किया कि अरे ये न्यूजीलैंड है कहाँ। तो ढूंढते 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 ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे हमको न्यूजीलैंड दिखा। उसके बाद 2000s में आई रिमेम्बर कंप्यूटर बस आया ही आया था। तो हमने फिर उसके बाद गूगल किया, और जब गूगल किया, क्योंकि मैं क्राइस्ट चर्च आ रही थी, ये मुझे पता था मैं क्राइस्ट चर्च आ रही हूँ, तो सबसे पहला जो मुझे दिखा वो हमारे क्राइस्ट चर्च का चर्च दिखा। हॉट एयर बलून्स दिखे और पहाड़ियाँ दिखी। और एक बहुत कॉमन जो शायद रिलेटेबल हुआ था उस वक्त, ज़्यादा पहचानना था, वो था मूवी विच इज़ कॉल्ड रहना है तेरे दिल में। एंड वो शॉट हुई थी क्राइस्ट चर्च में, उसमें कई सारी जगह थी जो क्राइस्ट चर्च को दिखाती थी। तो वो बहुत मुझे अभी भी याद है, ऐसा ना, उस टाइम में खूब गाने सुनती हूँ मैं रहना है तेरे दिल में वाले। सोच के कि सपने देखने में क्या जाता है, ऐसी ही होगी जिंदगी जब जाएंगे तो। सो आई अराइव्ड हियर, और आने के बाद क्राइस्ट चर्च इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, नो डाउट। क्योंकि मैं कॉलोनी एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, एनटीपीसी की कॉलोनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनीज हैं इंडिया में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अगेन, मेरा एक्सपीरियंस भी 2003 तक ही रही हूँ मैं वहाँ पे। और आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनीज में भी रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, विच इज़ विंध्यनगर एंड शक्तिनगर। तो हमारा क्या है कि क्योंकि चौड़ी सड़कें, सिंगल लेवल के घर, अपना शॉपिंग, अपना स्विमिंग पूल, अपना हॉस्पिटल कॉलोनी का, क्राइस्टचर्च ऐसा ही था। तो वो फ़ैमिलियरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं आई। मुझे लगा, मतलब बहुत ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत फ़ास्ट पेस्ड जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे मैं कोप नहीं कर पाऊँगी इन द वेयर अबाउट, स्पेशली लाइक डे टू डे, जो आपको कहीं जाना है, आना है। तो मुझे अच्छा लगा वो। और पहला कल्चरल शॉक लगा कुछ, या कोई कोई भी कल्चरल शॉक लगा यहाँ पर आकर स्पेशली? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल लगा। जब शादी करके आए थे तो ऑब्वियसली मैंने इंडियन कपड़े ही लेकर के आई थी मैं उस वक़्त। तो मुझे अभी भी याद है कि कुछ 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा क्राइस्ट चर्च में आके। मैंने सूट पहना हुआ था, बहुत लंबी चोटी होती थी मेरी कमर तक उस वक़्त, चोटी-वोटी बनाई थी, खूब सारी चूड़ियाँ, बिंदी, एंड एज़ अ न्यूली वेड जैसे आप दिखते हो, वो अटायर था। और मैं यहाँ, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कैथेड्रल है, तो वहाँ मैं खड़ी होके देख रही थी, और साड़ी पहनी हुई थी, आई रिमेम्बर। तो एक यूरोपियन बैकग्राउंड के आदमी था, वो मेरी तरफ बढ़ा,
उसने बिल्कुल बस मेरी साड़ी के पल्लू को इंडिकेट करते हुए मुझसे वो ये कह रहा था कि कितना सुंदर लग रहा है ये। और लेकिन क्योंकि वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझसे लंबा इंसान था, मुझे अभी भी याद है कि मेरी बॉडी में बहुत सारा डर आ गया उसको देख करके। और मैं बिल्कुल शायद मैं मेरे शक्ल से दिख रहा होगा कि मैं डर रही हूँ उससे। और वो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और मैं उसकी तरफ देख रही हूँ और चुप हूं मैं, और वो मुझसे यही कह रहा है कि कितना सुंदर ये फैब्रिक है, तुम्हारा ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे मन में जो है वो डर आ रहा है, क्योंकि मैं जहां से निकल के आ रही हूँ, पहली बात तो आदमी और अनजान आदमी आपकी तरफ बढ़े और बात करे तो देयर आर लॉट ऑफ नॉट सो हैप्पी एक्सपीरियंसेस। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं नहीं, वो सिर्फ तारीफ ही कर रहा है, तो मैंने उनको थैंक यू बोला। बट मुझे अभी भी याद है कि मैं आज फुल ऑन एंगेज हो जाऊंगी, खूब सारी बातें कर लूंगी, बट आई जस्ट ट्राई टू सॉर्ट ऑफ एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, और जल्दी से मैं वहां से कहीं और चली गई उठ करके। अम, और लोगों का मुस्कुराना आपकी तरफ, आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल देना, दोज वर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स से वहाँ पे नहीं इतनी इजीली बात करते हैं या उनको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं सड़क पे चलते हुए। तो दैट वाज क्वाइट अ डिफरेंट वन, बट दिस वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। और आपको यहाँ पे पहली जॉब मिलने में कितना टाइम लगा या कितने चैलेंजेस आए? वो लंबी लिस्ट है लंबी लिस्ट है। तो मैं जब आई यहाँ पे तो मेरे पास ऑलरेडी 2 मास्टर्स थे, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे हम इंडिया में पल बढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी नौकरी। तो यहाँ आते ही आपको रियलिटी चेक मिल जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस और आपके स्किल में बहुत अंतर है। तो अगर आपने स्किल नहीं डेवलप किए हैं तो क्वालिफिकेशंस आर मे बी नॉट गोइंग टू बी एज इम्पैक्टफुल। मैं क्योंकि खुद भी एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, पॉलिटेक में पढ़ाती हूँ इस वक्त, और थ्रू आउट लास्ट 20+ ईयर्स मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में ही काम किया है, तो बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मुश्किल हुई, बहुत सारे जॉब्स अप्लाई किए, सब जगह से रिजेक्शन आ जाता था, आप ओवर क्वालिफाइड हो ये बोल करके। और कई बार डिसहार्टन भी होते थे। आई थिंक क्योंकि सेम टाइम फैमिली भी बढ़ रही थी, तो आप मनी क्रंच तो है ही, और आप अपनी लाइफ भी फिगर आउट कर रहे हो कि कैसे चल रहा है। तो मैंने अपनी जो पहली जॉब शुरू की थी वो की थी कैजुअल बेसिस पे या पार्ट टाइम बेसिस पे वेयर हाउस में। और वो क्योंकि मैं वैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर रही थी घर पे बैठी हुई, क्योंकि मैं जब क्लास 10th में होती थी तो मैं ना ब्यूटी पार्लर चलाती थी इंडिया में। क्योंकि कॉमर्स पढ़ रहे थे ना, तो पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये भी तो करना था। तो आई लर्न दैट आफ्टर क्लास 10th, और फिर जिनके पास सीखा था उनके पास काम करने लगी। फिर थोड़े दिनों बाद खुद के घर में शुरू किया। एंड थ्रू आउट माई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन मैंने फुल फ्लेज्ड पार्लर रन किया। तो उससे बहुत सारे स्किल डेवलप हुए मेरे अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल स्किल डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हुआ, मनी मैनेजमेंट समझ में आया, टाइम मैनेजमेंट समझ में आया। लेकिन उस वक्त ये क्लियर नहीं था कि ये चीज़ें स्किल डेवलप हो रही हैं। अ, तो जब मैंने एमबीए किया उस दौरान मुझे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि अच्छा ये तो मैं ये इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैंने ये स्किल डेवलप कर लिया। मैं क्यों 2-4 मल्टीपल काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। तो जब ये चीज़ें तो मैं यहाँ जब आई भी न्यूजीलैंड में, तो मुझे लगा कि क्या करूँ अभी, क्योंकि जैसे हर अरेंज मैरिज में होता है, अक्सर अरेंज मैरिज में होता है कि आप हस्बैंड वाइफ बनने के तुरंत ही बाद मम्मी पापा बनने चल निकलते हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ। First year was pretty much all about bringing this soul into this life, which is my son. तो पहला साल ऐसा गया, लाइक सो आई वेंट टू वेयर हाउस, और उनके पास एक वैकेंसी थी, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही बच्चे की तरफ देखा मेरे प्रैम में और कहा कि इसको कौन संभालेगा। तो मैंने कहा मेरा हस्बैंड संभालेगा, और कौन संभालेगा क्योंकि यहाँ कौन और है। तो आई थिंक शी जस्ट लाइक माई पर्सनैलिटी, आई एम नॉट श्योर, या शायद उन्हें ज़रूरत थी उस वक्त। एंड आई गॉट दैट जॉब, और मैं 1 महीने में एकदम बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी हो गई मैं। तो काम करने में जुझारू है, कहते हैं ना ऐसा, मेहनत करके उसमें पीछे नहीं हटते। बट सीखा, बहुत कुछ सीखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट जॉब से सीखा टू गेट माई ईयर्स ट्यून टू द न्यूजीलैंड एक्सेंट। क्योंकि जब हम आते हैं नए तो हम अक्सर कंफर्ट के लिए इंडियंस ग्रुप को ही
में ही रिलाय करने लगते हैं अपने आप को। तो आप जो बातें कर रहे हैं, जो आपका एक्सेंट है, वो सब सेम है ना, तो यू डोंट हैव टू वर्क हार्डर टू गेट योरसेल्फ अक्वेंटेड। तो वहाँ जॉब करने से ये फ़ायदा हुआ कि कीवीज़ के साथ काम कर रही थी, तो उनकी भाषा समझने में आसानी हुई, एक्सेंट, दूसरा उनकी सोच समझने में आसानी हुई। सो सो आई वर्क देयर फॉर जस्ट अबाउट एन ईयर एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैंने फिर अर्ली चाइल्डहुड की पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी से, और साथ ही साथ प्री स्कूल में काम करना शुरू किया। तो वहाँ से फिर शुरू हुआ जॉब का सिलसिला। तो सुनीता जी, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ाई कर ली, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, उसके बाद आपने पीएचडी भी यहाँ पे करा और आपने इंडिया में भी डबल मास्टर्स करा। तो यहाँ की एजुकेशन और इंडिया की एजुकेशन में कुछ जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ क्या? हुआ, बिल्कुल हुआ। देखिए, प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल में तो है ही डिफरेंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तो हम फंडामेंटल लर्न कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया का सिस्टम बहुत रिगरस है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस है। मैं खुद भी टीचर हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि होलिस्टिक लर्निंग नहीं थी इंडिया में। तो आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि अगर आप टॉप मोस्ट बच्चों में आते हो अपनी क्लास में, तो अक्सर जो सिस्टम है वो डिजाइंड है उन टॉप बच्चों को और टॉप में बनाने का, उनको लेके जाने का, टीचर का भी ध्यान उन पे ज्यादा है। वेयर एज न्यूजीलैंड होलिस्टिकली देखता है, हर बच्चे की एक अपनी सक्सेस होगी क्लास में। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाएगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा लाइफ में। ये नहीं दिखता है यहाँ पे, सबको अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से एक वे फॉरवर्ड मिलता है। तो वहाँ पे ये था, और बहुत थियोरेटिकल था, मतलब जो मैंने एमबीए किया और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया, बहुत थियोरेटिकल था। वेयर एज न्यूजीलैंड में डेफिनेटली स्किल बेस्ड है। और अगेन डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिफिकेशन में जा रहे हैं। तो जैसे मैं पॉलिटेक में पढ़ाती हूँ, तो हम बहुत फोकस करते हैं स्किल बिल्ड करने पे। वेराज अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, तो बहुत सारा कुछ आपका थियोरिटिकल एस्पेक्ट होता है। और किताबी बातें रियल लाइफ में 100% वैसे नहीं इम्प्लाई होती हैं जैसे हम सीखते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा कम काम होता है, बट आई एम श्योर, मतलब मैं बहुत सालों से बाहर हूँ, ऑलमोस्ट 23-24 साल हो गए हिंदुस्तान छोड़ के। तो अब सिस्टम्स बदले होंगे या चीज़ें बदली होंगी, तो विच आई एम नॉट 100% अवेयर ऑफ। तो आप एजुकेशन में पढ़ा रही थी एंड देन सडनली यू डिसाइडेड टू मेक ऑल द माइग्रेंट्स प्राउड एंड यू बिकेम द फर्स्ट इंडियन born woman to become the board member of the community board. तो ये ट्रांजिशन कैसे आया, राइट? कुछ एक इंसिडेंट हुआ था या आपके मन में क्या चल रहा था जो आपने सोचा कि चलो अब हम थोड़ा कम्युनिटी सर्विसेज की टुवर्ड्स माइग्रेट करते हैं? सडनली नहीं हुआ। सडनली, मुझे ऐसा हमेशा लगता है लाइफ में सडनली कुछ नहीं होता है। आपकी लाइफ आपको प्रिपेयर कर रही होती है उस जगह पहुंचाने के लिए जो आपको भी पता नहीं होती है। तो कम्युनिटी वर्क जो है वो मेरा डे वन से था। तो मैं जब आई न्यूजीलैंड में, और मैंने आपको जैसे बताया, मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी, चाहे डांस सिखा रही हूँ, चाहे आईब्रो बना रही हूँ, चाहे रोटियां बना के दे रही हूँ। उसी दौरान हमारा जो लोकल कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ पे ज़रूरत थी नाइट क्लास में एल्डरली पीपल्स को कंप्यूटर चलाना सिखाने की। सो फॉर एग्जांपल, स्काइप कैसे यूज़ करते हैं, ईमेल्स कैसे चलाते हैं। तो मैं वॉलंटियर करती थी वहाँ पे। तो उस वॉलंटियर करने की वजह से मुझे ये समझ, अगेन मेरा पर्पस एक ही था कि मैं जानूँ तो मैं जहाँ आई हूँ। मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस इंसान रही हूँ, मुझे जानना है, सब कुछ पता होना चाहिए मुझे। तो और एक जगह बैठ नहीं सकती हूँ शायद, मुझे लगता था घर बैठ के क्या करोगे, मतलब ये, और अगर आप आए हो किसी जगह पे तो ये तो जानना है ना अपने एनवायरनमेंट को, तो आपको जानना पड़ेगा। तो मैं वॉलंटियर करती थी कम्युनिटी ग्रुप अपने सेंटर में। और उसके बाद फिर वहाँ से ये हुआ कि जब मेरे बच्चे हुए और बच्चे जब स्कूल जाना शुरू किए, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आई वॉलंटियर की। चाहे आप बच्चों के साथ बच्चों के ट्रिप्स जा रहे हैं, स्विमिंग पूल, बच्चों के ट्रिप्स जा रहे हैं लोकल ज़ू में या म्यूज़ियम में, तो उनको पेरेंट हेल्प चाहिए होता है ना। तो वहाँ पे भी मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया, जहाँ भी मतलब मैं कर पा रही थी, क्योंकि काम भी कर रही थी साथ-साथ। तो ये जो रुझान है टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स, दैट हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग एज़ वेल। मेरे मम डैड भी बहुत सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहे। डैड मम उनके ग्रुप के साथ जहाँ वो काम करते थे विंध्यनगर में, दे अडॉप्टेड अ होल विलेज।
लोकल हमारे जो विलेज होते थे। और आई रिमेंबर एज अ टीनेजर हम लोग संडे को खाना कलेक्ट करते थे, कपड़े कलेक्ट करते थे और मेडिसिन कलेक्ट करते थे और वहाँ जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एंड एज अ यंग पर्सन मेरा जॉब होता था रजिस्टर में सबके नाम लिखना और दवाइयों के नाम लिखना कि किसको क्या दिया जा रहा है। तो आई हैव ग्रोन अप इन एन एनवायरमेंट जहाँ सर्विस हैज़ बीन अ वेरी पैरामाउंट टू आवर लाइफ इटसेल्फ। तो वो देख करके ही कहीं न कहीं मेरे मम पापा 9 भाई-बहन के सबसे बड़े भाई हैं। तो आप यू कैन इमेजिन मैं सबसे बड़ी चाइल्ड हूँ। तो वो कहते हैं ना सर्विस करना, लोगों को लीड करना, आई थिंक इट वाज़ जस्ट पार्ट ऑफ माय डीएनए समव्हेयर। So when I came here also, I found myself helping in the community, in the school. I found myself, we live between elderlies. हमारे घर के आसपास हम जिस जगह में रहते हैं 4-5 छोटे घर हैं, तो उसमें elders रहते हैं। I found myself कि मैं उनको लेके जा रही हूँ इधर ग्रोसरी कराने या हॉस्पिटल विजिट्स पे। और ये कोई बहुत इंटेंशनल काम नहीं था। मुझे हमेशा लगता रहा है कि वी ऑल बिलोंग टू अ ग्रेटर इकोसिस्टम एंड वी ऑल नीड टू प्ले अ रोल। जब हम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी जितनी है। तो जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, जब उनको नहलाना खिलाना है, तब मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं बाहर जाके बहुत कर पाऊँ। बट जैसे-जैसे वो बड़े होते गए मेरी अवेयरनेस भी बढ़ी और मेरी कैपेसिटी भी बढ़ी कि आई कुड बी बिट मोर यूज़फुल टू द सोसाइटी अराउंड मी। So, doing that, what happened is that when about 2014, uh, एक प्राइवेट कॉलेज में काम कर रही थी मैं, और वो प्राइवेट कॉलेज नया था जो कि क्राइस्ट चर्च में आया था। वो पहले ऑकलैंड में थे ऑलमोस्ट फॉर अ डिकेड और सो ऑन। एंड इट हैपेंड टू बी दैट लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम साउथ एशियन बेल्ट, और आई वाज वन ऑफ द पायनियर मेंबर्स उस टीम जिसने शुरुआत करी थी यहाँ पे। तो लॉट ऑफ इश्यूज यूज टू कम इन टर्म्स ऑफ पास्टरल केयर फॉर स्टूडेंट्स, चाहे उनको जॉब ना मिल रही हो या उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो या कोई और इश्यूज आ रहे हो लाइफ में, फ्रॉम पुलिस केस टू मेडिकल इश्यूज टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स टू ऑल sorts. So I found myself to be the person where students will come. And then if I can't give them answer and can't support them, I certainly had knowledge where to go or whom to go to. तो ये बिल्ड किया मेरे सोशल वर्क ने ऑलरेडी। और हमारे एक दिन ऐसा आया कि मुझे किसी ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे ये हैं जो काम करती हैं और इनका ये अंडरस्टैंडिंग है या अप्रोच है। सो आई वाज काइंड ऑफ शोल्डर टैप फॉर द रोल। उन्होंने, और रोल का मतलब ये नहीं था कि कोई डे वन आप सेलेक्ट हो जाओगे, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस। आई हैड टू गो थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस टू गेट द टिकट फ्रॉम द पार्टी। तो फिर वहाँ से मैं गई और हुआ सेम टाइम मैंने पीएचडी शुरू कर दी थी। और जो मेरी पीएचडी है वो है इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो मैंने स्टडी किया है इंडियन पॉपुलेशन को न्यूजीलैंड में, जो लोग यहाँ आए स्किल्ड वीज़ा पे। तो स्किल्ड वीज़ा पे जब आप आते हो तो आप नौकरी के लिए आते हो, लेकिन आप कैसे आपने अपने आप को ट्रांसफ़र किया एक बिजनेस ओनर बनाने में। तो रादर देन कि आप क्यों बिजनेस ओनर बने, मेरा जो सवाल था वो हाउ, what were the incidents, what were the factors which has sort of led someone to become a business owner, और उनका बैकग्राउंड जो है वो इंडियन इमिग्रेंट है। तो उसके से मैंने ऑलमोस्ट 100 इंडियन बिजनेस ओनर्स को थ्रू आउट न्यूजीलैंड इंटरव्यू किया, और उन लोगों से मिलते हुए उनकी कहानियां सुनते सुनते, जब आप कहानियां सुनते हो लोगों की तो अच्छी चीज़ें तो सुनते हो लेकिन बहुत सारा दर्द भी सुनते हो। तो इन सब चीज़ों को करने के दौरान बहुत सारा डाटा था मेरे पास और बहुत सारी नॉलेज थी जो कि रियल नॉलेज थी न्यूजीलैंड वर्क एनवायरनमेंट की। तो आई फाउंड माई सेल्फ एज एन अर्ली रिसर्चर कि जब भी कभी मुझे मेरे से कोई बात करता था इमिग्रेशन को लेकर के, तो मैं ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव गॉट फैक्ट्स इन माई हैंड, आई वुड बी मोर कन्विंसिंग टू रिले द इंफॉर्मेशन। और अबाउट 2017-18, at the time government had a discussion about this definition of sponsorship for partnership visa, जहाँ पे कि 2 साल आपको साथ रहना है to be eligible to get a partnership visa, was in the discussion। क्योंकि मैं एक्टिव मेंबर रही हूँ कम्युनिटी की और लोगों के बीच उठना बैठना बात करना, तो उस दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी के खास करके इन चीज़ों से डिसएडवांटेज हो रहे थे, क्योंकि हमारे कल्चर में, हम जहाँ से आते हैं, जब हमारा वक्त था वहाँ पे शादी के पहले साथ रहना इज़ नॉट
socially acceptable. There's nothing illegal about it. However, the socially it's not acceptable. उसके वजह से बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे. इनफैक्ट मेरे कई स्टूडेंट्स थे. जस्ट बिकॉज someone has gone through an arranged marriage, that doesn't mean it's bad. So I was vocal and I was brave and courageous, and in front of a room full of, I'm talking about 100 at least people, mostly Kiwi population, I asked them that, can you please ask me a courageous question here and I will reply you as an educationalist. और आप अपने सवाल करें, आपके जो भी मिथ्स हैं आपके दिमाग में, आप प्लीज बोलें मुझसे. और अरेंज मैरिज को आप इतना डिग्रेड कर रहे हैं और इतना बिलिटल वे में आप उसको देख रहे हैं. मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं. तो बहुत सारे लोगों ने बड़े सारे सवाल किए और मैंने कहा कि आप जिस प्रेमाइसेस से ये डेफिनेशन दे रहे हैं, आई गेट दैट पॉइंट, बिकॉज देयर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे लोगों ने मिसयूज किया है इस क्राइटेरिया को. लेकिन आप एक ब्लैंकेट रूल बना के बहुत सारे लोगों के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं. So someone was observing me throughout this process, has seen that this person. So I was asked to work in actually a team which was feeding into Prime Minister's office about this whole research, about the eligibility criteria and so on. तो बहुत महीनों की मेहनत के बाद और बहुत सारे डिस्कशंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग हमने वो चेंज देखा. डेफिनेशन बदली गई, उसको लूजन किया गया, कंसिडरेशन बनाई गई. व्हाट दैट टॉट मी वाज कि एक जो रिसर्च होती है वो रिसर्च सिर्फ किताब बन के शेल्फ पे नहीं रहेगी, उसका रियल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है. And because I was an early researcher at that time, that gave me lots and lot of depth in my work. Although my work was nothing to do with relationship, but it was to do with immigrants and immigrants' life in New Zealand. So I'm very proud of that work where I have participated among many others from Christchurch as well. जो हमने उस वक्त बहुत सारे साउथ एशियन इमिग्रेंट्स, खास करके जो शादीशुदा लोग थे या शादी करने जा रहे थे, उनकी लाइफ को आसान किया in terms of fighting for that correct definition. And it also gave me personally knowledge कि अगर आप मेहनत करेंगे, सही रिसर्च सामने लाएंगे, तो आप एक्चुअली आप उसको रियल इम्प्लीकेशन देख सकते हो. सो दैट्स वेयर माई इंटरेस्ट गॉट इनटू पॉलिसी मेकिंग. और फिर मुझे ये लगा कि मेरी जो रिसर्च है वो भी सिर्फ रिसर्च बन के नहीं रहेगी, उसका पॉलिसी बेस्ड इम्प्लीकेशन होना चाहिए. जैसा मैंने पहले भी बोला कि उस दौरान आप नज़र में आ रहे हो लोगों के, तो वो एक साथ साथ हो रहा था कि मेरी रिसर्च और मेरा अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि एक आम, क्योंकि पॉलिसीज कैसे बनती हैं, पॉलिसीज लॉ किसी भी कंट्री लेवल पे वो रिसर्च से ही तो बनती है ना. तो और एक दिन में नहीं बनती हैं, कई इटरेशंस होते हैं कई, और आपके और मेरे जैसे लोग हैं जिनको मेहनत करनी पड़ती है वहाँ तक उस बात को पहुँचाने के लिए. तो इन सारी चीज़ों ने सिखाया मुझे कि एक आम जनता, एक छोटी सी सुनीता की आवाज़ का भी बहुत वैल्यू है, जो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला सकती है. तो इन सब चीज़ों ने करेज दिया. जिन लोगों ने मुझे ऑब्जर्व किया उस दौरान, जिस रूम में मैं ये बातें कर रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जिनके सामने कर रही हूँ वो उस वक्त के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं. मैं बिंदास बोले जा रही हूँ और या मेयर बैठे हुए हैं रूम के, या कोई और मिनिस्टर बैठे हुए हैं. आई हैड नो क्लू, आई न्यू नो बडी एट दैट टाइम. तो ऐसी जगह पे आप खड़े हैं जहाँ आपकी बात सुनी जा रही है और आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस बात को कहने के लिए, और रियल लाइफ एग्जाम्पल है. तो आई थिंक दैट ऑल सपोर्टेड मी टू पुट माई थॉट फॉरवर्ड. फिर वहाँ से मुझे शोल्डर टैप किया गया और कहा गया कि आप को आना चाहिए. तो मैंने बोला कि अब देखते क्या है ये. तो देन आई गॉट इनटू इट, अंडरस्टूड द प्रोस्पेक्ट, और फिर मैंने हाथ खड़ा किया. और 2019 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था लोकल बॉडी का, जिसमें मैं 100 वोटों से हार गई थी. उसके बाद 2020 में बाई इलेक्शन हुआ, क्योंकि एक जो मेंबर थे वो अपने सीट से हट गए, तो मैं 400 वोटों से जीती. और उसके बाद 2023 में इलेक्शन हुआ, जहां मैं हाईएस्ट पोलिंग कैंडिडेट थी. और फिर अभी जो रीसेंट इलेक्शन गया 2025 का, उसमें भी मैं हाईएस्ट पोलिंग कैंडिडेट थी. तो अभी मैं 3 इलेक्शन जीतने के बाद अभी मैं अपने बोर्ड की चेयर भी हूँ. तो हर एक वार्ड, 3 वार्ड मिला के एक बोर्ड बनता है. तो पहले आप बोर्ड मेंबर तो हैं ही, आप अपने अपने वार्ड से जीतते हैं, लेकिन
3 वार्ड्स को मिला के जो बोर्ड बनता है उसकी करंट चेयर में हूँ। तो एक ऑलमोस्ट नियरली डिकेड का सफर रहा है। थैंक यू सुनीता जी अपनी स्टोरी ये शेयर करने के लिए। आई थिंक मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी। एक तो ये कि आपने जो भी अपनी रिसर्च के थ्रू उस दिन बातें करी, उससे चेंजेस आए इमिग्रेशन में। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटिंग साउथ एशियन कम्युनिटी फॉर डेकेड्स। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बट हाँ, कम से कम डेकेड्स और मल्टीपल डेकेड्स, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो कल्चरल डिफरेंस है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू for making that contribution towards the South Asian community. और सेकेंडली जो आपने बोला कि आप पहली बार हारी और फिर भी सोचा कि चलो दूसरी बार फिर खड़े होते हैं, विच इज़ अगेन लाइक डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ, हारना नहीं है, करना है। तो जब आप इलेक्शन जीती थी, बाय इलेक्शन जीती थी, तो उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ? प्लस इंडिया में आपकी फैमिली को, रिलेटिव्स को और जो लोग बोलते थे ना कि आगे पढ़ के क्या कर लोगी? आपने बोला ना कि वो ऐसे-ऐसे टॉन्ट मारते थे, पढ़ के क्या कर लोगी? कभी उनका रिएक्शन पता चला कि अच्छा, अब तो सुनीता जो है वो सुनीता नहीं रही है, अब तो वो इलेक्शन जीत चुकी है न्यूज़ीलैंड में। टू बी ऑनेस्ट, सुनीता वही सुनीता है। सुनीता बिल्कुल नहीं बदली है। आप मेरे अगर हाई स्कूल के फ्रेंड से मिलेंगे ना और उनसे बातें करेंगे तो वो कहेंगे वो एकदम अभी भी वैसी ही है जैसी थी। आई थिंक देखो, हार से चीजों को पीछे हट जाना, आई डोंट थिंक सो। व्हाट आई थिंक इज कि मुझे लगता है कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने हाथ खड़ा किया ना कि मुझे ये सोशल वर्क में आगे जाना है, अभी भी लोग पॉलिटिशियन बोलते हैं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं 100% पॉलिटिशियन शायद अभी भी नहीं हूँ। मेरे लिए अभी भी मतलब मुझे लगता है मेरी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है जिस वार्ड में मैं काम करती हूँ मैं। और बाय द टाइम जब ये मौका आया इलेक्शन लड़ने का, तब तक मेरा जो एक्सेप्टेंस है मेरे इस शहर के लिए बहुत हाई है। और मैंने ये रियलाइज किया है कि इमिग्रेंट की लाइफ जो है ना, लग जाते हैं अच्छे खासे 10 साल उसको अपने शेल से बाहर आने में, अपने दिन कहते हैं ना रोजमर्रा की रोटी कमाने में, बच्चों को सेटल करने में, घर बनाने में, एक एक लाइफ को सेटल करना जिसको बोलते हैं। प्लस हमारा जो अटैचमेंट इंडिया के साथ है, आप देखिए, मतलब मुझे तो याद है कि पहले 10-15 साल हमारी लाइफ के ऐसा कोई साल नहीं होगा कि हम इंडिया नहीं गए हैं। अब आप, और मैं अकेली नहीं हूँ, देयर आर मेनी माइग्रेंट्स हु डू दैट। और आप फाइनेंशियली आप कभी भी सेटल नहीं हो पाते हो क्योंकि आप इंडिया जा रहे हो, पहले एक जना जा रहा है, 2 जना जा रहा है, फिर 4 लोगों की टिकटें लेके जा रहे हो आप। तो यू आर ऑलवेज, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लाइक फॉर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज इनकम पर्सन। तो वो सब करने के बाद मुझे न्यूजीलैंड से बहुत कुछ मिला यार। Christchurch is my second birthplace as the Sunita I wanted to be always. Definitely, I was born in India. I was raised in India for a level, but in my brain, the life which I understood a woman should have, or I should have at least for myself, I was not able to do it or get it. Or it makes sense why not, because I was dependent on my father, I was dependent on the environment around me. और क्योंकि वहां पे आप ये नहीं सिखाते हो कि 10वीं क्लास से आपको काम करके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे को, मैं कर रही थी वो सारी चीजें, बट डैड वॉज ओके विद इट बिकॉज उनको लगता था हाँ ये सीख रही है। और तो वो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन ये नहीं कि आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड मेक अ करियर इन इट। तो मुझे जो कहते हैं ना, मुझसे वापस मिलाया मुझे क्राइस्ट चर्च ने, बीच में कहीं गायब हो गई थी मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द अडोलेंस टू द अडल्ट एज एंड शादी हो करके एंड सो ऑन। तो आई बिकेम अगेन बैक टू सेम 14-15 ईयर ओल्ड सुनीता हु हैड लॉट्स ऑफ ड्रीम्स, हु हैव लॉट ऑफ करेज, हु स्टिल थिंक्स शी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो वो ज़ील कहते हैं जिसको, झस बोलते हैं हिंदी में, वो वापस मिला। इस शहर ने सब दिया, इस शहर ने फ्रीडम दी, इस शहर ने आइडेंटिटी दी, इस शहर ने सेफ्टी दी, मोर इम्पोर्टेंटली। छोटे शहर में आप जब बड़े होते हो, बस में जाते हो, आप बहुत सारा कुछ फेस करते हो एज अ गर्ल। यहाँ पे वो सब कुछ जब मिला तो मुझे लगा ये मेरा शहर है। और जब मेरे शहर की सड़कें ठीक नहीं होंगी, नालियां ठीक नहीं होंगी, पेड़ ठीक नहीं होंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कोई और भी क्यों लेगा, मैं क्यों नहीं लूंगी, वाई नॉट मी। एंड दोज वर माई इमोशंस जिसके लिए मैंने हाथ खड़ा करना शुरू किया।
It's about, I want this city, this country to be the best in the world because my children lives here, your children lives here, our grandkids will live here. मैं कुछ कुछ और बातें जानना चाहूँगी कम्युनिटी बोर्ड्स के बारे में, बिकॉज आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कि हाँ, मैं गूगल कर सकती हूँ, चैट जीपीटी से पूछ सकती हूँ, पर आप हो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी रादर देन बिल्कुल। एआई से पूछने के लिए। तो अगर कोई मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है और वो एज अ बोर्ड मेंबर सिलेक्ट भी हो जाता है, तो कितना टाइम कमिटमेंट चाहिए होता है उनको? तो टाइम कमिटमेंट जो है, इट्स कम्युनिटी बोर्ड का जो काम है, इट्स नॉट अ फुल टाइम जॉब। तो आपको जो रिम्यूनरेशन भी है, इट्स लाइक अ 1/4 ऑफ द मनी यू गेट। इट्स टैक्स पेयर्स मनी, सो यू नीड टू जस्टिफाई योर वर्क। हमें कहा जाता है कि 20 घंटे पर वीक है, लेकिन सेम टाइम मुझे पता है कि मैं डबल से कम नहीं काम करती होंगी, क्योंकि ये कोई एक सेट आवर्स नहीं है। आप देखिए, आप मेरी जवाबदारी जो है वो मेरी जनता के लिए है, जो मेरे एरिया के लोग हैं। अब मेरे एरिया के लोग 9 से 5 में ही तो नहीं मिलेंगे ना मुझे, और मंडे से फ्राइडे में ही नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जितने इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे रेसिडेंट ग्रुप्स हैं जिनके अपने प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं या उनके अपने एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो इसका कोई सेट टाइम नहीं है, आपके हाथ में ज़रूर है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हो। ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपके कनेक्शंस बनेंगे, जो आपके लोग हैं उनके साथ। क्योंकि यू कांट अज्यूम कि भाई, अगर मेरे इलाके में कुछ 26,000 लोग हैं तो वो सब मुझे जानते ही होंगे। ऐसा अज्यूम करना तो थोड़ा नाइवनेस होगा। लेकिन ये है कि हाँ, जैसे-जैसे आप बढ़ते चले जाते हो, जैसे मैं 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गई, तो आपकी नॉलेज बेस बढ़ जाती है, लोग भी आपको जानने लगते हैं, तो आप थोड़ा अपने जो टाइम को है वो इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो। व्हेयरएज़ मिनिमम कमिटमेंट एटलीस्ट 20 आवर्स अ वीक तो है। उस मेन कमिटमेंट में क्या आता है कि आपकी वीकली मीटिंग होती है, कम्युनिटी बोर्ड मीटिंग होती है, जिसमें कि आपको डिसीजन लेने होते हैं मुद्दों पे, जो मुद्दे आपके टेबल पे आए हैं जनता की तरफ से। दूसरा होता है ब्रीफिंग होती है, जहाँ पे स्टाफ आपको ब्रीफ करता है पर्टिकुलर एजेंडा आइटम पे, जैसे कि कोई नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा हो, कहीं पे काम हो रहा हो, कहीं अपग्रेड करना है किसी पार्क को। तो ये दो डिपेंड करता है, कम्युनिटी बोर्ड की मीटिंग कभी 2 घंटे की भी चलती है, कभी 3 घंटे की भी चलती है, कभी कभी 1 घंटे में भी खत्म हो जाती है, तो डिपेंड ऑन। तो आपका वीकली एटलीस्ट 2 to 5 आवर्स का कमिटमेंट तो ये है ही। बट उससे भी ज्यादा जो कमिटमेंट है वो है मोटे मोटे रिपोर्ट्स पढ़ने की। तो आप ऐसे सोचिए, हमारा बड़ा स्टेडियम बना, उसके रिपोर्ट हो गए, कोई अपग्रेड हो रहा है, उसका रिपोर्ट हो गया। तो बहुत सारे स्टाफ के रिपोर्ट्स आते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स भी होते हैं, तो आपको वो पढ़ना होता है, क्योंकि आप डिसीजन कैसे लोगे अगर आप पढ़ोगे नहीं तो, है ना? तो बहुत सारा जो टाइम है वो जाता है वो रिपोर्ट्स पढ़ने में। कई बार 800 पन्ने की भी रिपोर्ट होती है। तो दैट्स वेयर इट इज। बट अगेन, जैसा मैंने बोला कि सबका अपना अपना अप्रोच होता है, कुछ लोग बहुत विजिबल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। बट ये काम आप ना जॉब की तरह नहीं कर सकते हो। इस काम के लिए आपको इंक्लिनेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए, मतलब आप क्योंकि आप करना चाहते हो। लेकिन अगर हम ये सोच के करेंगे कि जॉब है, तो टू बी ऑनेस्ट पैसे इतने भी नहीं होते, मिनिमम वेज से भी कम पैसे होते हैं, तो यू कांट रियली रिलाई ऑन इट कि इट्स अ जॉब। या और जैसे आप बोर्ड चेयर हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग आपस में वोट करते हैं, और हाउ डज दैट गेट सिलेक्टेड? जी, जी, बिल्कुल। तो आप इलेक्ट होते हो, जनता आपको चूज़ करती है अपना वार्ड मेंबर, ठीक है? आप इलेक्ट होके टेबल पे जाते हो, और फिर जो जितने बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो चेयर को सिलेक्ट करते हैं। तो आपका काम सिर्फ़ आपके इलाके पे ही ध्यान देना नहीं होता है ऑब्वियसली। अभी मेरे को 3 इलाकों को पे ध्यान देना होता है कि सारे प्रोजेक्ट्स सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, सारे लोगों के रिक्वेस्ट, नॉट ओनली जस्ट इन माय वार्ड, बट सारे वार्ड्स का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है वहाँ पे। और जो एक मैंने ऑब्जर्व करा है सुनीता जी कि अ, हमारी इंडियन कम्युनिटी का, और आई शुड नॉट से जस्ट इंडियन कम्युनिटी, पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट या कंट्रीब्यूशन टू बिकम द बोर्ड मेंबर्स, इट्स वेरी लो। तो हम क्या कर सकते हैं, या क्या रीजंस हैं कि साउथ एशियन कम्युनिटी इस एरिया में नहीं जाती है? मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि नहीं जाती है, बट आई गेस हम जाती है। कई कई बार ऐसा होता है कि शायद अवेयरनेस ही नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, हाँ, हो सकती हूँ मैं पहली हिंदुस्तानी औरत जो बोर्ड लेवल पे इलेक्ट हुई है, बट आई सर्टेनली विश एंड आई ट्राई हार्डर कि मैं लास्ट नहीं होंगी।
और इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारी अवेयरनेस कम है। जैसे मैंने बोला कि एक इमिग्रेंट को आके यहाँ पे 10 साल लग जाते हैं अपने घर और परिवार के अलावा सोचने के लिए, राइट? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज मिडल क्लास फैमिली लाइक मी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हू हैव कम विथ टन्स ऑफ मनी एंड सेट अप अ बिजनेस एंड सो ऑन, या बहुत हायर क्वालिफिकेशंस के साथ आए हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल वोटिंग, कितने लोग वोट करते हैं आप देखो। लोकल इलेक्शन में वैसे भी वोटिंग टर्नआउट काफी लो है, और उसमें भी अगर हमारे लोग हैं, मैं व्हेन आई से हमारे लोग मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल एथनिक पॉपुलेशन इंक्लूडिंग यूरोपियन एथनिसिटी एंड सो ऑन, बहुत ही कम अवेयरनेस है। और उसके तो जब हम वोट में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम डेमोक्रेसी में इंटरेस्टेड नहीं है। अक्सर लोगों में थोड़ा टैबू भी है पॉलिटिक्स को लेके। लोग कहते हैं भाई हमको पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। लेकिन हम चाहे बोले या ना बोले, पॉलिटिक्स हमारी लाइफ को एवरीडे में इम्पैक्ट करती है। आप कितना रेट्स भरते हो, आपको दवाइयाँ कौन सी फ्री मिलती हैं, कौन सी नहीं मिलती हैं, बस का टिकट कितना होता है, पेट्रोल का दाम कितना है, हम खाना खाते हैं वो कितना दाम है, सब कुछ इज ऑल इम्पैक्टेड बाय अ पॉलिटिक्स। तो वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी आर पार्ट ऑफ इट। लोगों को लगता नहीं, नहीं हम हमें नहीं बात करनी है इसके बारे में किसी के, तो हम अछूते हैं इससे, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमें फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कोई और बैठा टेबल पे डिसीजन ले रहा है कि आप अगले साल कितना रेट्स पे करने वाले हैं, आप पेट्रोल का कौन सा दाम देने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ेंगे, है ना? कौन सी दवाई आपको फंडेड होगी, कौन सी नहीं फंडेड होगी। तो शायद वो जो माइंडसेट है उसको लाने में वक्त लगता है इंसान को। एक अच्छी थियरी है मास्लोज थियरी ऑफ हायरार्की नीड्स। तो वो थियरी हमें यही बताती है कि जब हम अपने कोई भी इंसान लोएस्ट लेवल पे होता है, मतलब उसका बिलोंगिंग और खाना, घर, सेफ्टी, वो जब कंप्लीट हो जाता है तभी हम आगे देखते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, समाज, परिवार। तो एक थोड़ा ऐसा नहीं है कि बाय चॉइस नहीं करते हैं, आई बिलीव अवेयरनेस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं आपने पूछा। सबसे पहले तो बातें करें, इन सब चीज़ों के बारे में खूब बातें करें, बच्चों से बातें करें, बड़ों से बातें करें, अपने कीवी फ्रेंड से बातें करें, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, एनरोल ज़रूर करें। बहुत सारे लोग हैं, मैं जब जाती हूँ डोर नॉक्स पे, एनरोल ही नहीं कराया हुआ अपने आप को वोट करने के लिए। तो लोग एनरोल कराएं अपने आप को, खास करके दिस ईयर इज़ एन इलेक्शन ईयर फॉर जनरल इलेक्शन। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम सब लोग अपने आप को, भाई हमने बड़ी मेहनत करके यहाँ की सिटीजनशिप ली है, सिविक राइट बनता है आपका, ये हक है, उस हक को क्यों छोड़ना, है ना? तो वो एनरोलमेंट कराना ज़रूरी है, और फिर वोट करिए आप। अम, आप, हमें पता नहीं है, बहुत सारी कंट्रियों में हक नहीं है लोगों को वोट करने का। तो हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि वी हैव गॉट दिस फ्रीडम कि हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। और सुनीता जी, आप जस्टिस ऑफ पीस भी हैं, तो मैं थोड़ा-सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। यहाँ पे कैसे बनते हैं जस्टिस ऑफ पीस, और कुछ पे मिलता है? मिनिमम पे से शायद कम होता होगा, पर कुछ मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता है। सो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक वॉलंटरी पोजीशन है, और जैसे इंडिया में गस्टेड ऑफिसर हुआ करते थे, ये सिमिलर पोजीशन उसी लेवल पे आती है। आपका काम होता है लोगों के डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करना। तो आप ओरिजिनल देखते हैं, आप फोटोकॉपी देखते हैं, और आप ये तय करते हैं कि हाँ जी ये दोनों सेम है। कई बार लोग डिक्लेरेशन कराने आते हैं जहाँ आपको किसी के सामने साइन करना होता है, विटनेस, तो आप वो करते हो। अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ, फ्रॉम विल टू फोटो आइडेंटिटी से लेके डिफरेंट। जस्टिस ऑफ पीस आप बनते हो, तरीका ये होता है कि आपका जो लोकल एमपी होता है वो आपको नॉमिनेट करता है जस्टिस ऑफ पीस बनने के लिए। तो ये आप खुद नहीं जाके बोलते हो कि मुझे बनना है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका एमपी आपको कैसे नॉमिनेट करेगा। तो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी बहुत प्रोफाइल होगी कम्युनिटी में, आपने काम किए होंगे, तो लोग जानते होंगे आपको। तो ऐसे ही मुझे मेरे जो लोकल एमपी हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई सुनीता एक्टिव है, काम करती है ऑलरेडी। प्लस जो हमारी जस्टिस ऑफ पीस कम्युनिटी है इटसेल्फ ही काफ़ी अक्सर रिटायर्ड लोग होते हैं जस्टिस ऑफ पीस। क्योंकि आप ऐसे सोचे ना, कोई भी कभी भी फ़ोन करके बोलता है मुझे आना है, तो आपको अवेलेबल होना होता है। तो उनको ज़रूरत, तो हर साल या जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, वो एक
तय करती है दिस नंबर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस आर रिक्वायर्ड। वो इलाका देखती हैं किस एरिया में कितने जस्टिस ऑफ पीस हैं, ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। अच्छी बात ये है कि वो ये अब समझ चुके हैं कि क्योंकि अब हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं या हैं करंट, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं ज़रूरी नहीं कि सब इंग्लिश में होंगे, बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेज में होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। तो दे आर इंटेंशनली दे चूज पीपल हु आर एक्टिव इन कम्युनिटी। तो आपका एमपी जो है वो आपको नॉमिनेट करते हैं, फिर आप आप जाते हो, एविडेंसेस कलेक्ट करते हो अपने काम के, कम्युनिटी ग्रुप्स आपके लिए रेफरेंसेस देते हैं, और फिर वो एप्लीकेशन जाती है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के पास, और वो आपको इवेलुएट करते हैं। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, और वंस यू हैव डन द इंटरव्यू उसके बाद आपको करना पड़ता है एग्जाम पास। आप जब वो एग्जाम देते हो पढ़ाई करके, पढ़ाई है, फुल ऑन मॉड्यूल्स है, उसको पास करते हो, फिर जा करके आपकी अपॉइंटमेंट होती है। इस पूरे प्रोसेस को 1.5 years ऑलमोस्ट लग जाते हैं होते होते। एंड देन वंस इट्स डन देन यू आर एलिजिबल। आपकी सेरेमनी होती है कोर्ट में, एंड देन यू आर एलिजिबल टू सर्टिफाई पीपल्स डॉक्यूमेंट। इसमें कोई पैसे नहीं होते हैं, आपको कभी किसी को कुछ नहीं देने की जरूरत है अगर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा रहे हैं। इनफैक्ट इट्स इलीगल फॉर अ जस्टिस ऑफ पीस टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर दिस वर्क, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री वॉलंटियर सोशल सर्विस। और बस जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं कैसे और यूजफुल बन जाऊं, तो एक ये तरीका है यूजफुल होने का। और आप मैरिज सेलिब्रेंट भी हैं, उसके लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ा था क्या? उसके लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी, जी, उसके लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो आप देखिए, वही देखिए कितना है ना, समानता समानता का समाज है न्यूज़ीलैंड, नहीं? सब एग्ज़ाम दो, जो एग्ज़ाम पास करेगा वो होगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप बॉर्न हो गए एक जगह तो अब आपको वहाँ का आधिपत्य मिल गया, है ना? तो मुझे वो इक्वालिटी की बात सही लगती है। जी, मैरिज सेलिब्रेंट बनने के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आप पर्सनलाइज़्ड मैरिज सेलिब्रेंट बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट मैरिज सेलिब्रेंट सॉरी, या फिर आप रजिस्ट्री सिर्फ करा सकते हैं, आपके ऊपर है। मैरिज सेलिब्रेंट मैं बनी क्योंकि मेरे पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि मैरिज सेलिब्रेंट जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मुझे तो लगता था सिर्फ पंडित जी शादी कराते हैं। तो फिर मुझे मौका मिला किसी की शादी में जाने का, तो मैंने देखा वहाँ मैरिज सेलिब्रेंट आई हुई थी। वो कीवी शादी थी, मेरी पहली कीवी शादी मैंने देखी। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या? तो सही लगा, मुझे लगा शायद कोई बहुत रिलीजियस कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो उन्होंने बताया नहीं। और मुझे ये एक्चुअली उस वक्त वाकई में क्लैरिटी हुई कि हमारी कल्चरल मैरिजेस आर नॉट लीगल मैरिजेस। वो तो कल्चरल मैरिजेस है, लेकिन लीगल स्टेटस लेने के लिए आपको कोर्ट मैरिज करनी होती है। तो अब अक्सर कोर्ट मैरिज इसलिए नहीं फीजिबल होती है क्योंकि आपको सिर्फ वीकडे में जाना है सर्टेन टाइम, एंड दे विल गिव यू टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटीज। बट पर्सनलाइज मैरिज में मैरिज सेलिब्रेंट आपके सेरेमनी में ही आ जाते हैं, तो आप अपना कल्चरल एंड रजिस्ट्री ये साथ साथ कर लेते हो। तो मजा आता है मुझे, इसी बहाने लोगों का, दो प्यार करने वालों को मिलाने का मौका मिलता है। तो कितना पुण्य का काम कर रही हूँ मैं। और अच्छा तैयार होने का मौका मिलता है, और फिर शादी वाला खाना खाने का मौका मिलता है। तो मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि जो काम मैं करना चाहती हूँ ना, मैं खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ही लेती हूँ। तो इट्स गुड। अक्सर जो लोग हैं, या तो मेरे एक्स स्टूडेंट रहे हैं या फिर किसी वर्ड ऑफ माउथ से आए हुए लोग रहे हैं, तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई हैव फाउंड माई सेल्फ ड्यूरिंग कोविड के आसपास की मैं शादियां करा रही हूँ लोगों की, और उनके रिलेटिव्स कोई नहीं आ पाए हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स। तो आई हैव एंड अप playing a role of a parent in the event, and it's quite an emotional and very heart touching role to play. इनफैक्ट जस्ट रिसेंटली मैंने एक शादी कराई, लॉन्ग वीकेंड था जो उसमें, और वो दूल्हा दुल्हन तो आपस में वाव लेके जो अपने वाव्स बोल रहे हैं, रो ही रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ उनको देख करके। So it's beautiful. I just love it. I just love it. I sincerely believe in love. I sincerely believe in institution of two people being together. उनकी अपनी choice है whether they want to. You don't have to be legally married in New Zealand to live together. But एक process है, बहुत सारी चीजें और इससे आपकी क्लियर होती है। तो I just enjoy being part of it. और अब तो ऐसा वक्त आ रहा है कि मेरे फ्रेंड्स और उनके जान पहचान, उनके बच्चों की शादी का मौका आ रहा है। तो आई एम होपिंग कि मेरे को मौका मिलेगा, उनकी और शादियां खाना कराऊं, खाने का मौका खाना मिलेगा। खाने का मौका मिलेगा। और मैं अक्सर कपल्स को ये बोलती हूँ कि मतलब आप क्या पहन रहे हो मुझे बता दो, सो आई कैन वेयर समवेयर अराउंड मैचिंग और सिमिलर कलर्स, क्योंकि लाइफ टाइम अपनी फोटो में मुझे भी तो देखोगे। तो सच एन इम्पॉर्टेंट वर्क आई एम डूइंग।
but I enjoy it. I just enjoy the whole festivity of it. And as I said, I love being part of someone's special journey. तो सुनीता जी, शुरू में आपसे हमने पूछा था कि आपको कल्चरल शॉक लगा क्या न्यूजीलैंड में। अ, अब तो आपको इतने साल हो गए, तो मैं आई थिंक उससे रिलेटेड ही थोड़ा-सा पूछना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में हमारा क्या ज़्यादा जॉइंट फैमिली का कल्चर है और बच्चे बच्चे क्या पोते मतलब दादा-दादी के साथ रहते हैं एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट? क्योंकि वहाँ पे वैसे ही कल्चर है, सबको वही पसंद है। पर जब वही फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, तो कई बार पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है और कई बार बच्चे भी शायद मूव आउट करना चाहते हैं, कई बार नहीं चाहते हैं। तो आपके थोड़े से व्यूज़ जानना चाहेंगे कि अगर कोई फैमिली स्ट्रगल कर रही हो उस टाइप के जद्दोजहद में हो कि ये सही है, नहीं है, या ऐसे क्यों हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारी तो इंडिया की परवरिश थी। तो आप उस पे कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इंडिया की जो परवरिश है या अपना कल्चर हम बोलें, तो लोग अक्सर जो कल्चर शब्द है ना, इसको बड़े ही लिमिटेड तरीके से उन्होंने उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आइसबर्ग देखें, तो आइसबर्ग का जो टिप होता है ना, कल्चर ऐसा ही है। जो दिख रहा है, कपड़े, खाना, हमारे फेस्टिवल्स, इस लोग अपने आप को कल्चर में यहाँ बांध लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके नीचे क्या है, और उसके नीचे है हमारा बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड। हमारा बिलीफ क्या है भाई? दुखियारे के साथ खड़े हो जाओ, किसी को भूखा मत जाने दो, भाईचारा, मेहनत, सेविंग्स, लॉट कम्स फ्रॉम आवर कल्चर ओनली। और रही बात कि साथ रहने की, तो साथ रहे तो हम भी नहीं रहे यार अपने माँ बाप के साथ। साथ कहाँ रहे, हम भी तो आ ही गए ना। और हमारे माँ बाप भी शायद अपने माँ बाप के साथ नहीं रहे होंगे, वो गांव में रहते थे, वहां से निकल के शहर में आ गए। तो दिस इज पार्ट ऑफ द इवॉल्विंग सोसाइटी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग रह रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप रह पा रहे हैं, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज वहां मिल रही हैं, और द कॉन्शियस चॉइस यू हैव मेड, ग्रेट, गुड फॉर यू। लेकिन चॉइस आपकी होनी चाहिए। और आज के मॉडर्न ज़माने में साथ साथ रहना या नहीं रहना is not also only about choice, it's about financial commitment as well. तो हम फिर भी मुझे लगता है कि जिस टाइम पे आए थे न्यूजीलैंड और सिंगल इनकम पे वी वर एबल टू गेट इनटू अ हाउस मार्केट, हमारे बच्चों के लिए बहुत हार्ड है आज के टाइम पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई है, हमारे बच्चे अपने स्टूडेंट लोन ही कंप्लीट कर पाए, वो ही बड़ा काम होगा उनके लिए। वो घर बनाना, और अब वो तो अपने 20s में है, तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप्स आएंगे एंड सो ऑन, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी आएगा ना। तो साथ रहना इंडियन कल्चर ही नहीं था, पुराने ब्रिटिश कल्चर्स भी ऐसे थे, बहुत सारे और कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड ऐसे रहे, क्योंकि तब इकोनॉमिक सिचुएशंस ऐसी रहती होगी, इकट्ठे रहने में ही सबके पास घर होगा, सबके पास, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज बनी बिकॉज अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग बाहर गए, इंडिपेंडेंस बढ़ी फाइनेंशियली, फिर लोगों को समझ में आया कि भाई दिस इज द वे इट वर्क्स। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ आए हैं, हमारे पेरेंट्स भी आके घूम के चले गए हैं। हाँ, एक तो मुझे ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स की तरह और पेरेंट्स जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां वहां गुजारी, और अब मैं उनको उनके एल्डर एज में यहाँ ले आऊं जो वहाँ उन्हें कोई पहचानता नहीं है, तो एक तो आइसोलेशन बहुत है उनके लिए। तो माय पेरेंट्स वर नेवर कीन टू स्टे हियर। और तो क्योंकि भाई उनको वहाँ उनके लोग जानते हैं, तीज त्योहार मना सकते हैं, कभी मौसा जी के यहाँ चले गए, मामा जी के यहाँ चले गए, चाचा जी के यहाँ चले गए, किसी की शादी हो रही है, किसी का कोई कुछ और हो रहा है, मतलब दे आर फार मोर इन्वॉल्व्ड एंड रेस्टफुल टाइम। हम मिलते हैं उनसे या वो आ जाते हैं, परमानेंट रहने का नहीं उन्होंने कभी करा। अम, रही मेरे बच्चों की बात, तो मुझे तो ऐसा हमेशा लगता रहा है कि अगर किसी इंसान ने खुद से अपनी ज़िंदगी एक्सप्लोर नहीं की है, तो उसने अपनी अपॉर्चुनिटी और सक्सेस बहुत लिमिट कर ली है। और मैं ये चाहूँगी कि मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, दुनिया के सब बच्चों को खुले आसमान जैसी लिमिट हो उनके सामने। और हमारा काम है एज़ अ पेरेंट उनका एंकर बनना, कि जब भी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो, ये घर तुम्हारे लिए होगा। तो घर में खाना होगा, बिस्तर होगा, कपड़े होंगे, लेकिन आप जाइए और आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना एक्सपोज़र मिलेगा दुनिया का आपको, आप उतनी तरक्की कर सकते हैं। और रिलेशनशिप्स हैं, हमारी तो अरेंज मैरिज हो भी गई। कभी-कभी हड़का देती हूँ वैसे मैं अपने हस्बैंड को कि चलो हो भी गई तुम्हारी, कहो।
हाँ, आई थिंक इट्स हार्ड क्योंकि मैं यंग बच्चों के साथ काम करती हूँ ना कॉलेज में। मैं देखती हूँ इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, मेहनत लगती है भाई रिलेशनशिप निभाने में और बनाने में। तो यंग पीपल देयर क्राइटेरियाज आर डिफरेंट, देयर एक्सपोजर्स आर डिफरेंट, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो फॉर देम ऑल्सो टू बी एबल टू क्रिएट रिलेशनशिप एंड मेंटेन एंड गो अप टू अ लिमिट ऑफ मैरिज, आई एम नॉट श्योर। मैं मैरिज सेलिब्रेंट हूँ, मैं बहुत सारे इंटरकल्चरल मैरिजेस भी कराए हैं, मैंने फैसिलिटेट किए हैं, मैंने देखा है। अगर मैं उनसे टच हूँ लेटर ऑन भी, तो इट्स एज आई सेड एट द वेरी बिगिनिंग, मैरिज इज नॉट अबाउट शादी कैसे हो गई, शादी को चलाना इज द एक्चुअल जॉब। और वो कोई भी तरीके से आपकी शादी हुई हो, उसको चलाना एक है। तो मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे बच्चों से कि पहली बात है, एक्सपेक्टेशन ही क्यों करूं मैं। बच्चे मैंने पैदा किए हैं, वो उन्होंने नहीं बोला मुझे कि तुम पैदा करो। और मेरा एक ही आउटलुक रहता है बच्चों के प्रति, उनकी सेफ्टी। तो मेंटल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी, कि वो एक हेल्थी माइंड बॉडी रहें, जिससे कि वो जो भी करना चाहते हैं लाइफ में वो करें, एंड इफ आई कुड बी यूजफुल इन एनी सेंस। बट उनके अपने रिलेशनशिप्स और वो कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, आई थिंक दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। तो सुनीता जी, जैसे हम जब बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और हमने काफ़ी आपसे डिस्कशन करा है बीइंग वुमेन इन इंडिया या यहाँ पे जो होती हैं। अब अगर हम थोड़ा-सा वर्क कल्चर के बारे में बात करें, या कैसे-कैसे काम इंडिया में जो औरतें कर लेती हैं और यहाँ पे जो मैंने देखा है यंग लड़कियों को या इन माइग्रेंट्स को जनरली, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग है ना, वुमेन वी कैन फाइंड देम इन द रोड वर्क्स, या फिर सुपरमार्केट्स में भी अगर नाइट शिफ्ट भी करनी हो तब भी वो जाके नाइट शिफ्ट्स में भी रीस्टॉक कर लेती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट वुड यू से कि इज दिस कंट्री रियली सेफ, कि किस तरीके का भी काम कर सकती हैं, और अगर माइग्रेंट आए स्पेशली वुमेन, तो उनको ज्यादा मन से अपने डर निकाल देना चाहिए कि ये एक एरिया ऐसा नहीं है जहाँ मैं काम नहीं कर सकती, है ये सेफ नहीं है, ऐसा सा कुछ? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि वुमन कहीं भी सारे काम कर सकती है। और रही बात इंडिया की जो आपने कही है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सड़कों पे औरतें काम नहीं करती हैं। बट शायद वो, लकीली हम प्रिविलेज रहे हैं कि हम वो नहीं रहे हैं, बट देर आर वुमेन। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत सारी औरतें काम करती हैं, हमारी लेबर आप देखिए। घरों में काम करने वाले बहुत सारी औरतें होती हैं। डेफिनेटली जो न्यूजीलैंड का एनवायरनमेंट है वो हमें सपोर्ट करता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सपोर्ट करता है कि आप काम कर सकते हैं, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो, चाहे वो आउटडोर का काम हो या इंडोर का काम हो। दूसरा, जो हमारा यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड का सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे जा रहे हैं, तो जैसे करंटली 20 आवर्स फ्री मिलता है हमको गवर्नमेंट से, सर्टन इनकम ग्रुप ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड से, कि आप बच्चे को स्कूल में डाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर फॉर वुमन हैज बीन इज चाइल्ड केयर। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि तुम भाई घर में इसलिए रहो क्योंकि बच्चे को देखना है। हालांकि मेरा बहुत ही डिफरेंट टेक रहा है इस पे कि मैं बच्चे को क्या करूं, सारा दिन क्या देखूं उसे बैठ करके। और मैं तो अर्ली चाइल्डहुड टीचर ही रही हूँ। और हम भूल जाते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, है ना, समाज में रह रहे हैं। इस समाज का मतलब सिर्फ हमारा घर नहीं होता है, हमारा घर और हम एज एन इंडिविजुअल, वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर नॉट द होल। तो सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए सोसाइटी को जितनी जल्दी लर्न करेंगे, उतना जल्दी सीखेंगे। तो बच्चा जितनी जल्दी स्कूल जाएगा, फ्रेंड्स बनाएगा, उतनी जल्दी वो सोशल स्किल्स डेवलप करेगा अपने अंदर, घर बैठे हुए। सिमिलरली, जितना ज़्यादा हम मिलेंगे लोगों से, उतना ज़्यादा हम न्यूज़ीलैंड के बारे में सीखेंगे, या जिस भी शहर में आप रह रहे हैं उस शहर के बारे में सीखेंगे। तो so certain facilities or does certainly allow women to do that, but किस सेक्टर में काम करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड मैं जब आई थी, हेलन क्लार्क की गवर्नमेंट थी, उसके बाद मैं प्रिविलेज रही, जेसिंडा आर्डर्न से भी मिलने का मौका मिला कई बार। तो हमारे पास रोल मॉडल्स भी हैं। मैंने पॉलिटिकल वर्ल्ड के दिए क्योंकि दैट हैज़ बीन अ वेंचर जो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में होगा। लेकिन अगर आप उठा के देखें, जैसे मैं क्राइस्टचर्च में रहती हूँ, हमारी क्राइस्टचर्च एनजेड की सीईओ फीमेल रही हैं, और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की फीमेल रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स अराउंड इट एज वेल, जो हमको दिखाता है कि फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो औरतों को अलाउ करते हैं काम करने के लिए।
बट मेरे हिसाब से बैरियर बाहर नहीं है, बैरियर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। अपनी कम्युनिटीज़ में जो हमारे इंटरनल माइंडसेट बैरियर्स हैं, वो उससे लड़ना अपने आप में एक जर्नी है एथनिक औरत के लिए। और आई नो इसी से रिलेटेड मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रही थी कि लाइक अगर कोई वुमेन दे गो इन अ लीडरशिप रोल तो उनके लिए क्या चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू मेल गोइंग इनटू द सेम रोल। एंड आई नो आपने अभी हेलन क्लार्क और जसिंडा का एग्जांपल दे दिया, तो अब मैं उनके लिए तो कुछ नहीं उनसे तो नहीं बोल सकती कुछ, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डिड यू फील दैट इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर यू एज अ वुमेन कंपेयर टू इफ देयर वाज अ मैन डूइंग द सेम जॉब? Certainly there is, because if you look at the society at large, patriarchal society है ना हमारी, पुरुष प्रधान समाज है। और ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तान में ही था, ऑल अराउंड वर्ल्ड है ऐसा। तो मैं अगर आप बायोग्राफी पढ़ें भी, चाहे आप जसिंडा की भी पढ़ें या हेलन क्लार्क की भी पढ़ें, आपको यही समझ में आएगा कि रास्ता उनके लिए भी आसान नहीं था। और जब आप मुश्किलों के फैक्टर देखना शुरू करते हो कि वो मुश्किलें क्यों ज्यादा हैं, वो हैं इसलिए क्योंकि आप औरत हो। कोई आदमी से नहीं पूछने जाता है ना कि अच्छा शादी भी करोगी क्या, बच्चे भी पैदा करोगे क्या? हाँ, ये नहीं पूछता ना कोई। औरतों के लिए ये बैरियर है फॉर श्योर। आप देर तक बाहर रहते हो तो आदमी को कोई नहीं पूछता है कि आप बाहर रहते हो, लेकिन औरत को ज़रूर पूछते हैं, अच्छा तुम यहाँ हो तो घर में खाना कौन बना रहा है? क्योंकि हमने कहीं न कहीं माइंडसेट ये क्रिएट किया हुआ है कि देयर इज़ अ जेंडर रोल एंड पीपल आर बाउंड बाय दोज़ जेंडर ड्यूटीज़। तो बैरियर्स वैसे रहे हैं, मैंने जैसा बोला इंटरनल आपके खुद के बैरियर हैं। तो भई हम सब भी कहीं न कहीं कंडीशन्ड तो हैं, जो हमने अपनी माँओं को करते हुए देखा, अपने आस-पास देखा, तो हमने भी यही सीखा कि यही आइडल वे है, आइडल वाइफ, आइडल मॉम बनना। तो उसमें आपको काफ़ी सारी जो कहते हैं ना इंटरनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है आपकी। तो मैं अब अगर काम करती आई हूँ, बाहर रहती आई हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने घर को प्रिपेयर करना था। और घर को प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि मैं सारी-सारी रात जाग के 5-8 करियाँ बना के पूरा फ्रिज स्टॉक अप कर दे रही हूँ और सबके कपड़े तय करके रख दे रही हूँ और एकदम पागलों की तरह कहते हैं ना वो एक-एक स्पिक एंड स्पैन, नहीं। मैंने बचपन से अपने बच्चों को सिखाया कि अगर चाहे सैंडविच बनाना सीखो या फिर अंडे उबालना सीखो या फिर फ्रिज में रखे हुए खाने को निकाल के गरम करना सीखो। और अब तो खैर मेरे बच्चे अडल्ट हो गए हैं, तो दे आर कॉम्पिटेंट अडल्ट्स हु कैन फिल देयर टमी एंड हु कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, फिजिकली लुकिंग आफ्टर उनका जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखना और फाइनेंस को मैनेज करना। तो ये सारे स्किल्स एक दिन में तो आते नहीं है, इनको बिल्ड करना पड़ता है। तो बहुत सारे हमारे लोग, क्योंकि हम कलेक्टिव कल्चर से आते हैं, तो हमने वहाँ रोल्स कुछ ज़्यादा डिस्टिंक्ट डिफाइन किए हुए हैं। तो उसके वजह से लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी तरफ लेते नहीं हैं या उनको करने को नहीं मिलती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लैक कर जाते हो स्किल बिल्ड करने से एज़ वेल। और आप जब स्किल बिल्ड करने से लैक करोगे तो कहीं न कहीं जब उस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तो या तो आपको अधीन रहना पड़ेगा किसी के, जो आपको आपके लिए वो कर दे, या तो फिर आप अपने आप को लैक महसूस करोगे। तो मेरा यही मतलब सीखना रहा है कि हम इंटरनल जो बैरियर्स है ना उसको उसको समझना, रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये है, और फिर उससे स्ट्रैटेजीज बनाना कि हाउ डू आई ओवरकम। तो मैं जैसे मेरे लिए एक चीज बहुत जो मैं देखती हूँ कि क्यों मेरे को हेल्पफुल रहा, वो ये रहा कि मेरे घर में हमारा कभी भी ये नहीं था कि ये काम मम्मी का है और ये काम पापा का है। That was never, me and my husband, we both had these conversations from a day one dot कि भाई ये नहीं है कि खाना बनाना सिर्फ मम्मी का ही काम है। अगर आपको भूख लग रही है तो आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपना पेट भर सकें। अब एकदम रोज 56 भोग तो बना नहीं सकती थी, वैसे भी नहीं आप बनाती थी। तो अभी भी नहीं बने और तो तो इतना आना चाहिए। हाँ, ठीक है, जब सब इकट्ठे हैं, ओकेजन है, एंड इट इट हैज़ टू बी चॉइस ना, इट कांट बी अ कंपल्शन। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अब हम हर दिन धनिया और अदरक कूट के ही सब्ज़ी बनेगी, ऐसा भी नहीं है। भई वो बेचारों ने दुकान खोली हुई है, डब्बे बनाए हुए हैं, वो भी खरीद लो, वो भी चला लो, किसी की दुकान भी चले, है ना? हमारे रेस्टोरेंट वालों ने इतने दुकान खोले हुए हैं, उनकी भी दुकानें चलाओ। क्यों ज़रूरी है आटा कूट-कूट के घर में खुद ही रोटी बनानी है? तो आई वाज़ कॉन्शियस ऑफ दीज़ थिंग्स, दीज़ वर वेरी इंटेंशनल। व्हाई? एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनकी चॉइस है, बहुत बढ़िया, आप करिए बिल्कुल। बट दीज थिंग्स टेक टाइम। टाइम तो कांस्टेंट है ना, आपके दिन में 12 घंटे या 24 घंटे वो तो कांस्टेंट है और सबके पास बराबर ही है। अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आपके हाथ में है।
तो ये मेरा डिसीजन है कि एम आई गोइंग टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ कुकिंग एंड चॉपिंग एंड, और ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं है, किया भी है, एक एक हद तक किया है जब जरूरत थी। और मुझे अभी भी याद है कि हम क्योंकि इंडिया से आए थे तो घर को बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रखने की आदत थी, बिल्कुल जरा भी बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम आए हैं जब, तो वी वर सिंगल्स, जस्ट गॉट मैरिड एंड आर हियर। अब बच्चे आ रहे हैं आपके घर में, लाजमी बात है कि आपके घर में चीजें इधर उधर होंगी। अब आप उसको लेकर एंजाइटी अपनी बिल्ड करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आई रिमेम्बर अर्ली डेज में मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि कौन आ रहा है तुम्हारे घर, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो आ रहा है, आने वाला दोस्त होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए था कि तुम्हारे घर में बच्चे हैं। और अगर उस वो तुम्हें तुमसे मिलने नहीं आ रहा है, तुम्हारे घर से मिलने आ रहा है, तो उसे नहीं आना चाहिए फिर आपके घर। तो a certain lot of our mindset needed to be changed, so which we did intentionally, or that freed up lot of mental space and of course the tangible time space as well, कि हम जाके कुछ और अपना दिमाग कहीं और लगा सके। और अगर हम बैरियर्स ब्रेक करने की बात करें, आई नो आपने बहुत सारे बैरियर्स ब्रेक करे हैं, तो जो यंगर जनरेशन है, पर्टिकुलरली आई टॉक अबाउट वुमेन, या इनफैक्ट यंगर जनरेशन भी नहीं, कि काफ़ी मिडिल एज लोग भी जो हैं, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या ठीक है अगर पूरी लाइफ काम नहीं करा है इसका मतलब है ये नहीं है कि आगे नहीं कर सकते या आगे हम अपने आप में बदलाव नहीं लेकर आ सकते। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी, लाइक व्हाट कैन दे डू टू स्टार्ट ब्रेकिंग द बैरियर्स और बिकम मोर ओपन और मोर सक्सेसफुल इन लाइफ? पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कभी काम नहीं किया ऐसा हो ही नहीं सकता। हम पैदा हुए हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। ठीक है। आप अगर सिबलिंग हैं तो भी आप स्कूल जा रहे हैं, आप मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंड माँ हैं, तो हम सब काम करते हैं। हम शायद उस काम के से जो स्किल डेवलप हो रहे हैं उसके तरफ देखते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे अर्ली स्टेजेस में मैं सीवी बना रही होती थी, और स्किल्स जो मुझे समझ में आया कि क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स आर टू डिफरेंट थिंग, एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स वी मस्ट लुक एट द स्किल्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दैट जॉब। कई बार हो रहा है कि आप क्लीनिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और लिख रहे हो कि हम पीएचडी हैं, उनको नहीं चाहिए पीएचडी क्लीनिंग के लिए। जो आज समझ में आती है बात कि हाँ भाई सही बात है, नहीं चाहिए। तो जो चाहिए वो ये चाहिए कि क्या केमिकल का नॉलेज है, आपको समझ में आता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और क्यों जरूरी है वो। कहीं आप खुद को खतरे में डाल लोगे अगर आपने सही से नहीं इस्तेमाल किया, आप दूसरे को खतरे में डाल दोगे, प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स, राइट। तो सिमिलरली जो भी लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोई भी काम करना चाहें, सबसे पहली चीज है कि मेरे अंदर स्किल क्या है, उस पे ध्यान दें। और स्किल कुड बी सॉफ्ट स्किल सच एज कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो सकती हैं। आप शायद अकाउंट्स में अच्छे हो सकते हैं, कंप्यूटर में अच्छे हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि हम क्या स्किल ऑफर कर सकते हैं जॉब मार्केट को। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी होता है न्यूजीलैंड में, वो है वॉलंटियर करने का। एज अ वॉलंटियर आप इतना कुछ सीख सकते हो और सीखने के लिए है। चाहे वो आपका लोकल कम्युनिटी सेंटर हो आपके इलाके में, कोई रेसिडेंट एसोसिएशन हो, कोई और भी ग्रुप हो सकते हैं, आपके कल्चरल से रिलेटेड ग्रुप हो सकते हैं। कुछ नहीं तो सैल्वेशन आर्मी है, सिटी मिशन है, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस है, ब्लड न्यूजीलैंड ब्लड सर्विसेज है, यू नेम इट, रोनल्ड मैकडोनल्ड हाउस है। मतलब देर आर टन्स ऑफ चैरिटीज हु ऑलवेज लुक फॉर वॉलंटियर्स। और आप जाएं, एक अच्छा काम भी करें, अपना समय लगाएं, लेकिन बेस्ट पार्ट है दैट द थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न आउट ऑफ इट। तो जैसे मैं कई अलग अलग बोर्ड्स के भी बोर्ड मेंबर रही हूँ, जैसे क्राइस्ट चर्च रीसेटलमेंट बोर्ड की बोर्ड मेंबर हूँ। मैं मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया अपना मेंटेन करती हूँ, सो आई डू इट फॉर द बोर्ड, द ग्रुप एज वेल। तो मैं अपना स्किल ऑफर करती हूँ, लेकिन मुझे भी 4 चीजें सीखने को मिलती हैं वहां से। ऐसे ही दूसरा एक रोज हिस्टोरिक चैपल है जिसकी मैं ट्रस्टी हूँ। हालांकि मुझे वो हिस्टोरिक बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रही हिस्ट्री की, या बट सीखने को मिला वहाँ जाने के बाद। उनके अकाउंट्स मेंटेनेंस में उनका ख्याल रखती हूँ, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है, फाइनेंस का है। तो आप सीखते भी बहुत कुछ हो, सेम टाइम आप अपनी स्किल भी शार्प करते जाते हो। तो आप जाइए और बिल्कुल मत शर्माइए वॉलंटियर करने में। सबसे अच्छी बात वॉलंटियरिंग की ये होती है कि कोई ना कोई आपको सुपरवाइज कर रहा होता है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है। आपको सीखने को मिलता है, प्लस कनेक्शंस बनते हैं। हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं नेटवर्किंग को, हमें नहीं करना चाहिए। कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, प्लम्बर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक, मेरे को फोन करो, कम से कम 3 कॉन्टैक्ट दूंगी मैं आपको। इतना कनेक्शन बनाना चाहिए, जानना तो चाहिए।
अगर मेरे को डायरेक्टली नहीं पता है तो मैं आपको उसके पास लाइक उसका कांटेक्ट दे सकती हूँ जो शायद वो आपका काम कर दे। तो और ये चीजें फायदेमंद होती हैं, खुद के लिए होती हैं, आपके सर्कल के लिए होती हैं, पूरे समाज के लिए ही होती हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू ट्रेन योरसेल्फ टू लुक बियॉन्ड योर फैमिली एंड हाउस। स्पेशली जो लोग अब उनकी वो प्राइमरी जिम्मेदारियां नहीं है, बच्चे छोटे नहीं हैं एंड ऑल, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब तक आपका घर स्टेबल नहीं होगा, इट बिकम्स मच मच हार्डर टू गो एंड गिव योरसेल्फ आउटसाइड। तो पहले अपने पर्सनल फ्रंट को स्टेबल रखें, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, और फिर खुद खुद के अंदर बहुत सारा कहते हैं ना, जिसका कप भरा होगा वही तो किसी को कुछ देगा। तो खुद को हैप्पी और सेटिस्फाई रखने के लिए जो भी आपके तरीके हैं लाइफ के, उन चीज़ों को थोड़ा सेल्फ क्या बोलते हैं, एनालिसिस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? तो सुनीता जी, थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, जो हमने शुरुआत में बातें करी थी। तो आपने बोला जब है ना न्यूज़ीलैंड आए थे या मूवीज़ में हम देखते थे तो आपने देखा हॉट एयर बलून। आपने कभी खुद करा हॉट एयर बलून? बहुत महँगा है, आज तक नहीं कर पाई हूँ मैं। नहीं, आज ओके। तक मेरा वो माइंडसेट नहीं बन पाया कि मैं $500 लगा दूँ जाकर के एक एयर बलून राइड पे। आई वुड लव टू डू इट वन डे मे बी। अगेन आई गेस क्योंकि हमारा कलेक्टिव माइंडसेट है, बच्चे हैं उन अभी भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो हम कहीं न कहीं अभी भी ओल्ड जो माइंडसेट होता है ना कि प्रायोरिटी में ज़रा अपनी इच्छाएँ अभी भी थोड़ी पीछे हैं। तो नहीं, ओके। नहीं कर पाई हूँ, बट मैं कई बार गई हूँ। हमारे पास में ही मेथुअन एक शहर है छोटा, जहाँ पे वो हॉट एयर बलून्स के शो करते हैं साल में एक बार, जो वो उनको ऑन करके पूरा अच्छा सा कार्निवल सा एनवायरनमेंट होता है। तो आई हैव बीन देयर एंड आई हैव सीन इट, बट आई हैवंट डन द राइड येट। और आपका बॉलीवुड में सबसे फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? ओह दैट्स ग्रेट। बॉलीवुड, बॉलीवुड, हम सब तो बॉलीवुड के साथ बड़े हुए हैं, राइट? शाहरुख खान, शाहरुख खान। 90s की ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसे शाहरुख खान नहीं पसंद होगा। ओके। तो तो इमेजिन करिए शाहरुख खान आते हैं और बोलते हैं, उफ, सुनीता मुझे क्राइस्टचर्च घुमाने लेकर चलो। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, मुझे हुँ, क्राइस्टचर्च लेकर चलो, तो आप हुँ। कहाँ-कहाँ लेकर जाएँगे उनको घुमाने के लिए? कहाँ-कहाँ लेके जाऊँगी मैं शाहरुख खान को? शाहरुख खान को मैं सबसे पहले लेके जाऊँगी कि हमारे क्राइस्टचर्च में कैश्मीर पॉइंट है एक, जहाँ से पूरा शहर दिखता है, बहुत खूबसूरत। मैं वहाँ लेके जाऊँगी। हमारा न्यू ब्राइटन बीच है, उसके बाद हमारा म्यूज़ियम जो हमारा बोटैनिकल गार्डन है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन आई वुड से इन सदर्न होल ओशियानिया। और हमारा जो सिटी सेंटर है जो कि अभी काफ़ी हद तक अर्थक्वेक के बाद बन चुका है, बट वो अच्छा आ रहा है। और फिर कुछ बहुत मज़ेदार जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं आप, फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिवरसाइड मार्केट, लिटिल हाई, कुछ अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स। तो वो अदर और बेस्ट चाय इन द वर्ल्ड के लिए मेरे घर आना पड़ेगा। ठीक है। और क्योंकि साउथ आइलैंड में पर्टिकुलरली काफ़ी इंडियन मूवीज़ की शूटिंग हुई है। कहो ना प्यार है, आरएस स्टेडियम है और आई थिंक करीना कपूर की भी कुछ-कुछ मैं मूवीज़ की प्रेम की शूटिंग हुई दीवानी है। हूँ। हाँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। तो हुँ, मैं जब यूरोप गई थी और ख़ासकर स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि जहाँ पे अगर इंडियन मूवीज़ की शूटिंग होती है, तो वो वहाँ पे ना बॉलीवुड एक्टर्स का उनके या तो ना कटआउट्स लगा देते हैं या पोस्टर्स लगा देते हैं। हुँ, जो मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं देखा है कल्चर, साउथ हुँ, आइलैंड में। एंड आई हैव नॉट बीन टू ऑल द प्लेसेस, मुझे हुँ, सारी हुँ, जगह नहीं, बट जितनी हुँ, जगह मैंने देखा मुझे लगा हाँ, ये तो मैंने मूवी में देखा है, बट वहाँ पे कुछ ऐसा रिजेम्बलेंस नहीं करते हैं। सो हुँ। एंड आई नो यू आर नॉट सो मच इन्वॉल्व्ड इन द टूरिस्ट थिंग, बट व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्यों है कि हम उन प्लेसेस को या प्रमोट नहीं करना चाहते हैं या हमें लगता है कि उसको लेबल कर देंगे? आई डोंट नो, आई जस्ट थॉट आई विल आस्क दैट क्वेश्चन मैं फ्रॉम यू। आपको बताती हूँ कि सबसे अच्छी बात मुझे न्यूज़ीलैंड की क्या लगी जब मैं आई, और मैं उस आपके इस सवाल से उसमें रिलेट कर सकती हूँ कि न्यूज़ीलैंड में ना हम सब बराबर हैं। तो जो ये गैप है कि कोई बहुत स्पेशल है और कोई कम स्पेशल है, ये ज़रा कम है, स्पेशली कल्चर्स जहाँ हम निकल के आ रहे हैं। तो अपनी हिस्ट्री, नया देश है कंपैरेटिवली मेनी अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, राइट? हम अभी इनकी खुद की ही जो हमारी हिस्ट्री है उसको काइंडली बहुत अच्छा शेप करके क्लियर उसको दे नहीं पाए हैं, पिक्चर नहीं दे पाए हैं, क्योंकि अभी भी कई पहलू पे बहुत सारे डिबेट हैं। तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कोई जानबूझ के ऐसा किया हुआ है।
लेकिन अभी खुद की जो हिस्ट्री है वो इतनी एनफ पॉपुलर नहीं कर पाए हैं, या इतना उसको नहीं दुनिया में क्या बोलते हैं रिलीज कर पाए हैं कि कुछ नए तरीके से वो देखें। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की आइडेंटिटी को ही तो आप बताएंगे ना, कहानी कैसे सुनाएंगे आप। तो मुझे लगता है कि अभी न्यूजीलैंड की ही कहानी पूरी दुनिया को पता नहीं है। अभी न्यूजीलैंड बहुत बच्चा देश है, हमारा बहुत यंग है। तो पहले अपनी कहानी ये स्टेट कर पाएँ अच्छे से। जैसे हमारा ख़ास करके यहाँ पे जो हमारा माओरी नेटिव कल्चर है, उसके बहुत सारे लेजेंड स्टोरीज़ हैं। सिमिलरली जैसे हमारे इंडियन कल्चर में है लेजेंड स्टोरी ना, हम बात करते हैं यहाँ ये पैदा हुए थे, कृष्ण जी का अयोध्या हो गया, सॉरी राम का अयोध्या हो गया, या वृंदावन हो गया कृष्ण जी का, ऐसे हमारे लेजेंड स्टोरीज़ हैं रिलेटेड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कई सारे हैं, अलग-अलग इलाकों के, ज्योग्राफिकल इलाकों के हैं। बट आई डोंट थिंक सो इट्स स्टिल एज पॉपुलर एज बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के भी पॉपुलर बहुत बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है एक तो वो है। दूसरा ये है कि बीइंग अ न्यूअर कंट्री बहुत सारा इन्फ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज का है, तो दे आर स्टिल फिगरिंग आउट। जोग्राफिकली अभी भी हम बहुत दूर हैं इंडिया से। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत अभी नॉलेज बेस इतना इंक्रीज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारा लोकल एमपी भी वहीं उसी दुकान से अपने दूध ब्रेड खरीदता है जहाँ से मैं खरीदती हूँ। तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है उनको। अभी जैसे रिसेंटली बॉलीवुड के स्टार आए थे यहाँ पे, मेरे को भी मौका मिला उनसे मिलने का। अली जफर एंड रिचा चड्ढा, कुछ 2 हफ्ते पहले ही। मुझे लगता है उन्हें भी बहुत अजीब ही लग रहा होगा कि बहुत आराम से लोग मिल रहे हैं, कोई उनकी तरफ दौड़ नहीं रहा है, उनको खींच नहीं रहा है, क्योंकि हम सब आराम से बैठे अपना अपना खाना चाय वाय पी रहे हैं। गए एक बार हेलो करा, फोटो खिंचाई, और उसके बाद तसल्ली से। बिकॉज पीपल वैल्यू पीपल हियर एंड पीपल रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कि आप अपनी तरह से एंजॉय करो टाइम। देखो, कई बार होता है हम और भी सेलिब्रिटीज को देखते हैं यहाँ पे आसपास, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड के हों या किसी और वो मतलब वो इंसान पहले हैं, उनका काम और ओहदा बाद में है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई देयर इज नॉट वन पर्टिकुलर रीजन। मेरा ऐसा मानना है, बाकी का पता नहीं। और अगर मान लीजिए आप न्यूजीलैंड नहीं आती, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ कैसे शेप होती? दिल्ली तक पहुँचती आप या लखनऊ में ही काम कर रही होती? मुझे लगता है कि काम तो कर रही होती, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को जब देखती हूँ 14-15 साल की उम्र से, तब भी मैं काम करने में कभी पीछे नहीं हटी। काम कर रही होती, हाँ शायद बहुत सारे काम जो यहाँ का एनवायरनमेंट अलाउ करता है हमको करने के लिए, वो नहीं कर रही होती, या इतनी आसानी से नहीं कर पा रही होती जो जो वहाँ पे है। सोशल एक्सपेक्टेशन बहुत है हिंदुस्तान में। एटलीस्ट मैं जब तक थी, या मेरा जो इलाका या एनवायरनमेंट था वहाँ, तो और वहाँ पे आप उससे चल रहे होते हो, आप बहू, बेटी, बीवी, ऐसे वाले लेबल्स के साथ हो। यहाँ मैं ही हूँ। यहाँ जब मैं बाहर निकलती हूँ सड़क पे, तो मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, किसी की मम्मी नहीं हूँ, और किसी की बेटी नहीं हूँ। मैं सुनीता गौतम हूँ, और मेरी अपनी आइडेंटिटी है। एंड आई थिंक दैट शेड्स लॉट ऑफ वेट फ्रॉम यू। जैसा मैंने आपको बताया ना कि हम पढ़ने गए बाहर, तो पूरे खानदान का बोझ अपने सर पे लेके गए थे। कि भाई अगर सक्सेसफुल नहीं निकले तो नुकसान, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोइंग टू बी देयर, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड द फैमिली टू। तो वो आप बैड एग्जाम्पल सेट हो जाओगे, पता चला बेचारे सभी को पढ़ने से मना कर दिया गया। तो अम, अ, तो वो सारी चीजें हैं। काम तो पक्का कर ही रही होती, मुझे नहीं लगता मैं बैठ पाऊंगी एक जगह या कुछ। एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रही हूँ या खराब काम कर रही हूँ। आई हैव ऑलवेज बिलीव देन वन शुड, मतलब कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। मुझे एक ही चीज लगता है कि मैं कैसे और यूजफुल हो जाऊं। पहले सिर्फ अपनी फैमिली के लिए थी, फिर थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए हुई, थोड़े लोकल एरियाज के लिए हुई, एक शहर के लिए हुई, फिर देश, और फिर ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो वेयर एवर आई कुड बी यूजफुल, आई एम कीन टू पुट माई हैंड अप। हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी बहुत मेहनत करती है, और ये हमसे ज़्यादा कौन नहीं जानेगा। मैं उस वक्त आई थी क्राइस्ट चर्च जब दाल भी नहीं मिलती थी, है ना, जान पहचान भी नहीं होती थी। मुझे अभी भी याद है जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो हमारे पास कोई नहीं था जिसको हम ये भी बता सकेंगे कि हमारा बच्चा हो गया। और वहां से आज ये है कि पूरा शहर हमारा है। और ऐसे ही
हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी, ये देश आपका है और इस देश को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। और न्यूज़ीलैंड की खूबी यही है कि जैसे एक क्या बोलेंगे, वीविंग बास्केट बोलते हैं ना, हमारी कल्चर में आता है, वीव करके हम चीज़ें जोड़ते हैं। तो जो फैब्रिक है न्यूज़ीलैंड का, उसके कई सारे सुनहरे धागे हमने ही बनाए हैं, हम ही लेकर के आए हैं। और हमको उस पे प्राउड होना चाहिए। और जितनी हम फ्रीडम एंजॉय करते हैं, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी हिस्सेदार हम हैं। तो ये जानना और समझना ज़रूरी है। तो अगर आपसे कोई पूछे राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलेंगी? वसुदेव कुटुंबकम, ये है राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर। कि मैं सिर्फ भारत की ही बेटी नहीं हूँ, न्यूजीलैंड की भी हूँ। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, न्यूजीलैंड के लिए भी यही है। और हम ग्लोबल सिटीजन हैं अब। जैसे हम दुनिया, आज अगर आप एनवायरनमेंट को ले लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि एक देश अगर एनवायरमेंटली अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरा देश अच्छा कर लेगा, नहीं, उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज ले लीजिए। तो इसीलिए अब राइजिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स, वेयर यू हैव एक्सपैंडेड योर वर्क एंड थिंकिंग बियॉन्ड वेयर यू आर लिविंग, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका शहर हो, चाहे वो आपका देश ही क्यों ना हो। Yeah. सुनीता जी, आई मस्ट से आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और वर्सेटाइल भी, कि आप एजुकेटर रहे हो, आप कम्युनिटी बोर्ड मेंबर रहे हो, आप बोर्ड चेयर हो, आप जस्टिस ऑफ पीस हो, आप मैरिज सेलिब्रेंट हो, आप वाइफ हो, बेटी, डॉटर, मदर, फ्रेंड, इतना सब कैसे मैनेज करते हो आप? क्योंकि करना चाहती हूँ, इसलिए। जहाँ चाहा है वहाँ राह है। अगर आप चाहेंगे तो आप चीज़ों को कर पाएंगे, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो दुनिया के सारे एक्सक्यूजेस आपके सामने होंगे। एंड आई एम श्योर हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी, स्पेशली क्राइस्ट चर्च में, जो आपको पर्सनली जानती है या जो आपके ना पोस्टर्स देखती है, वो बहुत प्राउड फील करती होगी। आई वोंट थ्रो दैट एज अ क्वेश्चन, बट आई होप मे बी वन डे, अगर आपका ऐसी एस्पिरेशन रहा और अगर इंटरेस्ट रहा, सो मे बी वन डे आई माइट सी यू इन पार्लियामेंट। Maybe not. You don't have to answer that. But if I will ever see you, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत प्राउड फील होगा, एंड आई एम श्योर हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी को भी बहुत प्राउड फील होगा। थैंक यू शाम्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको ये मौका देने के लिए। और माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो बहुत रिजिलियंट कम्युनिटी है। रिजिलियंट हमारे डीएनए में है, जो हमारा परवरिश जहाँ से हुआ है उसने बहुत सिखाया है। और यहाँ आके वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स में से हैं हम, साउथ एशियन कम्युनिटी एट सच एंड इंडियन कम्युनिटी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मुझे मौका मिला था न्यूजीलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर इंडियन वुमन से मिलने का, और फर्स्ट मेयर इंडियन वुमन से मिलने का। एक पिछले साल किसी कॉन्फ्रेंस में थी मैं वहाँ, और मुझे ये लगा कि हमसे पहले भी लोग आए हैं जिन्होंने रास्ते बनाए हैं, और आज मैं हूँ जो उसी रास्तों को मरम्मत कर रही हूँ, और कोशिश करूंगी कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको एक बेहतर रास्ता और जगह दे के जाऊं। बाकी लाइफ का पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, मुझे इतना पता है कि मुझे काम करते रहना है, और कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देने रहना है, चाहे वो जिस भी पार्ट और शेप में हो। क्योंकि जितने एक्टिव रहेंगे अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कई बार कि ये देश हमारा है, तो इस देश को प्रोग्रेसिव हो, ये देश अच्छा रहे, हेल्थी रहे, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो काम करते रहिए, और ज़रूर आप भी आइए क्राइस्टचर्च हमारा ब्यूटीफुल गार्डन सिटी देखने, फिर हम घुमाएंगे आपको वो सारी जगह जहाँ मैं शाहरुख खान को ले जाना चाहती हूँ। Thank you, Sunita ji. Thank you for your time again and for your contributions towards us. थैंक यू।